प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो गए बच्चों? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है, होता रहता है। भाई स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, कोई बात नहीं, आ गई हूं मैं, वापस आ गई हूं। थम्स अप दे दो अब। गुड इवनिंग। नहीं दिख रही है मैम? अब दिखाई दे रही है कि नहीं? हेलो बेटा। हाँ, एक बार जो है फिर से क्लास को ज्वाइन करेंगे, रीज्वाइन करो, रीज्वाइन। ठीक है बच्चे, रीज्वाइन करेंगे। जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, एक बार क्लास में बेटा स्पैमिंग कर दो, एक बार क्लास में स्पैमिंग कर देंगे। रीज्वाइन, रीज्वाइन। क्लास कैंसिल हुई है? नहीं भाई, क्लास कैंसिल नहीं हुई है। हाँ जी, यस बेटा, यस, दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को, सारे बच्चे। ये पी मैम आ गई, मैम आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई, मैं यहां तुम कहां, मैं यहां तुम कहां, जाने जा ढूंढता फिर रहा दिल तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ तू कहाँ, मुझको तुमने आवाज दी, मैं खड़ी हूँ यहाँ, चलो पढ़े, चलो पढ़े, चलो पढ़े, चलो पढ़े। चलो बच्चों, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करेंगे। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल पढ़ेंगे, ये प्यारी सी पोम पढ़ेंगे। सारे के सारे बच्चे वापस आ जाइए। यस, आ गई हूं मैं ब्रेक के बाद, बैक विद द बैंग। तो बच्चों, बहुत समय से क्लास नहीं हुई थी, तरस गई थी तुम लोगों से मिलने के लिए। बहुत दिनों बाद हम लोगों की मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है। इससे पहले हमारा एक रिकॉर्डेड लेक्चर था, उससे पहले मैं लेक्चर्स को कैंसिल करवा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर फाइनली अब मेरी तबीयत एकदम ठीक है। आई एम बैक विद अ बैंग, और हम लोग जो है फटाफट फटाफट अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। वी विल बी बैक विद अ बैंग। तो बच्चे, हाँ जी, हाँ जी, क्लास एकदम स्टार्ट हो गई है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। हाँ जी, हाँ जी, सभी को वॉइस आ रही है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे भाई आज हम लोग? सीधा बात पर आ जाते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। सीधा पॉइंट पे आओ ना। हाँ भाई, मेरा व्रत था, आज नहीं है फाइनली, ठीक है। चलिए ओवरव्यू करेंगे बच्चों। सबसे पहले स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस करेंगे, थीम भी करेंगे, समरी भी करेंगे, सारी चीजें कर लेंगे आज की क्लास में। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो आज ही हम इस सारे पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, थीम्स, समरी, सारी चीजें होंगी, और पोल तो होंगे ही, पोल एमसीक्यूज करेंगे हम लोग ढेर सारे, ठीक है। साथ साथ में सारी पढ़ाई करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे एकदम रेडी हैं। आपके पीछे भूत है, भूत को भगा दिया है मैंने, और भूत भगाओ मंत्र, ठीक है। ओके, तो भूत भाग चुका है, भूत को थोड़ी देर में फिर से बुलाएंगे, आप लोगों से मिलवाएंगे, ठीक है। तो मिलवाऊंगी मैं आपको अपने पीछे खड़े भूत को, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। माया एंजेलो के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, हो गई है बातें शातें सारी। लो भाई, ये देखो मेहंदी, ठीक है। अब तो डिम हो गई है, काफी ज्यादा लाइट हो गई है। ओके, डिम हो गई है, लाइट हो गई है मतलब। द पोम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल बाय माया एंजेलो। ये पोम किसने लिखी है बेटा? माया एंजेलो ने। माया एंजेलो बहुत ही प्रोलिफिक राइटर हैं। आप ये लगा लो कि जो पहले वाला कोर्स था विक्ट्री का, पिछले साल का, मतलब आपका क्लास 10th आईसीएसई का था, उसमें भी माया एंजेलो की एक पोम करी थी हमने, ठीक है। वाई द केज बर्ड सिंग, ठीक है। केज बर्ड सिंग वाली पोम जो है हम लोगों ने करी थी। और आई नो वाई द केज्ड बर्ड्स सिंग, जहां पर उन्होंने ब्लैक पीपल के जो है ऑपरेशन के बारे में बात करी थी। और यहां भी हम लोग देखते हैं बहुत ब्यूटीफुल सी ये पोम है, जिसमें वो किसी के लॉस के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम लोग लॉस को रिकवर करते हैं। When Great Trees Fall by Maya Angelou is an
इमोशनल पोम एज इट रेजेस सिमिलैरिटी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। अच्छा, ये तो सभी लोग जानते होंगे, सभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, बिल्कुल वो वाली पोम जो है वो आपके पहले वाले सिलेबस में थी। चलो आपका सिलेबस चेंज हो गया, पर हाँ फिर भी आप माया आंटी से मिल लिए। माया एंजेलो के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो माया एंजेलो काफी प्रोलिफिक राइटर हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक तरह से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। और ज्यादातर राइटर्स के साथ हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं कि वो नेचर को, ठीक है, नेचर को एक्सपीरियंस मतलब नेचर के साथ जो है ना डील करते हैं। वो लोग नेचर के साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। यहां भी हम लोग देखते हैं कि माया एंजेलो ने नेचर का यूज किया है ह्यूमन बींग्स के बारे में बताने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या बताते हैं ये हमें, हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ये बिल्कुल रतन टाटा, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है बच्चों ने। रतन टाटा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी रतन टाटा अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है, ही हैज पास्ड अवे। लेकिन हम लोग देखेंगे कि कितना बड़ा इंपैक्ट रतन टाटा का हम सबकी लाइफ पर है। कितने सारे हम लोग स्टोरीज डेली देखते रहते हैं कि जो हम लोग चाहे एक सॉल्ट भी खा रहे हैं, हम लोग जो सॉल्ट खा रहे हैं, हम लोग जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं, हम लोग जिन बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, हर जगह जो है टाटा का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट जो हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, उन्होंने अफोर्डेबल क्लोथिंग लेकर आए, अफोर्डेबल कार्स लेकर आए लोगों के लिए। उन्होंने हर जगह, एक तरह से हम लोग कहते हैं अगर कहीं पे भी टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, रतन टाटा का नाम जुड़ा हुआ है ना किसी भी चीज के साथ, टाटा ग्रुप्स का, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उस पर आप लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, उस पर बिलीव कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा, वो आपके लिए बहुत क्वालिटी इफेक्टिव होगा। तो ये है रतन टाटा की लेगेसी। तो एक तरह से आज की जो ये पोम है, हम लोग रतन टाटा जी के लिए एक तरह से उन्हें हम लोग ये डेडिकेट करेंगे, तो रेस्ट इन पीस। लेकिन हाँ, आज के हमारी ये पोम जो है बेटा, उन्हीं को हम लोग जो है वो डेडिकेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो किस तरह से उनका इंपैक्ट हमारी कंट्री पर रहा। ठीक है, सिर्फ 1% पर नहीं, 2% पर नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स पर उन्होंने इफेक्ट डाला, नहीं, उन्होंने करोड़ों लोगों पर इंफ्लुएंस डाला, पूरे नेशन पर जो है इंफ्लुएंस डाला। ही वॉज अ पेट्रियट, वो बहुत बड़े पेट्रियट थे। जैसे पहले लोग पेट्रियटिज्म को फॉलो करते थे, और अभी भी हम लोग देख सकते हैं हमारे देश में पेट्रियट हैं रतन टाटा जैसे। तो बिल्कुल, क्या होता है भाई जब कोई बहुत ज्यादा महान इंसान जो है ही पासेस अवे, तो द पोएट इक्वेट्स ग्रेट ट्रीज विद ग्रेट मैन। तो यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि रतन टाटा भी एक बहुत बड़े ट्री से हम लोग उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ही वॉज अ ग्रेट ट्री। ठीक है, ग्रेट ट्री को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ग्रेट मैन से, एंड वॉन्ट्स टू से दैट द लॉस ऑफ ग्रेट मैन फ्रॉम द अर्थ इज सिग्निफिकेंट जस्ट लाइक द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ओल्ड ट्री। जिस तरह से अर्थ पर से अगर कोई बड़ा सा ट्री गिर जाता है, बड़ा सा ट्री गिर जाता है, तो हमारे एंटायर इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उसी तरीके से अर्थ पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारे वर्ल्ड को फर्क पड़ता है एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल के जाने से, वैसे ही एक ओल्ड ट्री के जो है वो टूटने से एंटायर इकोसिस्टम जो है वो इफेक्टेड होता है। तो हम लोग जो है इस चीज को पढ़ेंगे। व्हेन समवन पासेस अवे, यस दैट, हाँ, वी से दैट वी आर सफोकेटिंग। यस, हम लोग सफोकेट करते हैं। द पोम एंड्स ऑन अ पॉजिटिव एंड कंफर्टिंग नोट। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो पोम है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव और कंफर्टिंग टोन पर एंड होती है। दैट नो वन कंसोल oneself that once such great men existed around them, we get inspiration from their lives and aim to be great like them। अब बिल्कुल रतन टाटा जी का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि एंड में हमें कंफर्ट मिलता है, सूद हम लोग होते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। मुझे याद है कि जिस दिन ये पास अवे, तो उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, पीपल वर क्राइंग, और बहुत ज्यादा ये सब चीजें जो है वो चल रही थी। लेकिन उनके पास अवे होने के बाद, अभी इवेंचुअली काफी दिन हो चुके हैं, अभी कुछ दिनों बाद लोग जो है वो हील अप हो रहे हैं, और लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हैं कि उनका कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था सबकी लाइफ में। तो वैसा ही होता है लाइफ में, ऐसा ही होता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल आपकी लाइफ से जाते हैं, हमारी लाइफ से जाते हैं, तो हम उसे पॉजिटिवली देखना शुरू कर देते हैं कुछ टाइम बाद, कि हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हम अपने आप को कंसोल करते हैं, हम अपने आप को दिलासा देते हैं कि चलो वो हमारी लाइफ में थे तो, और हमें उन्हीं की तरह ग्रेट बनना चाहिए। आपको पता है बहुत सारे लोग उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। सबको लगता है कि हाँ, अगर हम भी कल को अमीर हुए, हमारे पास भी कल को पैसा हुआ, तो वी आर गोइंग टू बी लाइक हिम। वी आर नॉट गोइंग टू बी लाइक अदर रिच पीपल, बट वी आर गोइंग टू बी लाइक रतन टाटा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है हम लोग
करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और बिल्कुल एक तरह से हम लोग आज रतन टाटा जी का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। तो यहां पर भी माया एंजेलो ने अच्छा, कौन बताएगा मुझे कि माया एंजेलो ने ये जो है ना, ये जो पोम थी, ये याद रखना आप लोग सारे के सारे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये जो पोएम जो बोली गई है ना बेटा, ये बोली गई थी किसी की इयोलॉजी में। इयोलॉजी आप लोग समझते हो ना, ठीक है। इयोलॉजी का मतलब होता है आफ्टर डेथ स्पीच, जो किसी के डेथ पर, एक तरह से इयोलॉजी फ्यूनरल स्पीच भी मैं आप लोग बोल सकती हूं, किसी के फ्यूनरल पर जो स्पीच दी जाती है उसे इयोलॉजी कहते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है जिनकी इयोलॉजी पर, जिनकी डेथ के ऊपर, जिनके जाने पर, जिनके फ्यूनरल पर इन्होंने ये स्पीच दी थी। आपको नाम पता है? फटाफट से बताओ मुझे। आफ्टर डेथ स्पीच, हाँ इयोलॉजी, हाँ उनके क्लोज फ्रेंड थे, मैं आपको बता देती हूँ, उनके क्लोज फ्रेंड थे जो उन्हीं की तरह ही काफी प्रोलिफिक राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। और उन्होंने भी एक तरह से ब्लैक्स के लिए जो है बहुत ज्यादा फाइट किया था, रेसिज्म के लिए वो फाइट करते थे। जैसे हम लोग माया एंजेलो की बात करते हैं, जेम्स बॉल्डविन, बिल्कुल सही बात है, जेम्स बॉल्डविन, उनका नाम था जेम्स बॉल्डविन, बिल्कुल सही बताया। किसने बताया? कौन है ये प्यारा सा बच्चा? नाम लेते हैं इसका। जतेंद्र ने बताया, अदिति ने बताया है, और उससे पहले भी किसी ने बताया था। हाँ जी, अदिति ने ही आंसर दिया है। वेरी गुड अदिति बेटा। तो जेम्स बॉल्डविन जो है इन्हीं की तरह राइटर थे बेटा। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिविस्ट, वो भी एक्टिविस्ट थे। ठीक है, तो जेम्स बॉल्डविन का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, ऑल्दो हम उनके नाम को नहीं जानते हैं क्योंकि हमने हो सकता है उनकी राइटिंग्स को नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन हाँ जेम्स बॉल्डविन के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा वो भी राइटर थे और वो भी जो है काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविस्ट थे, बिल्कुल माया एंजेलो की तरह ही। और उनका एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था ब्लैक्स की लाइफ में। रेसिज्म के अगेंस्ट उन्होंने जो है वो फाइट किया था, कलर्ड पीपल के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से जो है बहुत सारे उन्होंने चेंजेस लेकर आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूनरल स्पीच थे ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई पोम को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो पहला स्टांजा क्या कहता है? व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। अभी फिलहाल जो है बेटा, अगर मैं इसमें बात करूं तो अभी जो टोन चल रही है, ठीक है, अभी जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं दैट इज मेटाफोरिकल। ये याद रखना, अभी जितनी भी लाइंस है ये मेटाफोरिकल टोन में है। ठीक है, कि मेटाफोरिकली क्या होता है। ठीक है, मेटाफोरिकल टोन से ये सारी की सारी। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, रॉक्स ऑन डिस्टेंट हिल्स शडर। जब ग्रेट ट्रीज गिरते हैं तो जो रॉक्स हैं डिस्टेंट हिल पर, डिस्टेंट यानी कि दूर जो हिल्स होते हैं वो शडर करते हैं। शडर का मतलब क्या होता है? शडर का मतलब होता है शेक और ट्रेम्बल। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो शेक करते हैं और वो ट्रेम्बल करते हैं। ठीक है, कांपते हैं। ठीक है, रॉक्स क्या करते हैं? रॉक्स बेटा कांपते हैं, शेक करते हैं, ट्रेम्बल करते हैं। लायंस हंकर डाउन। लायंस क्या करते हैं? लायंस जो है यहां पर हम लोग देखेंगे, लायंस जो है वो हंकर करते हैं। हंकर का मतलब क्या होता है बेटा? स्क्वाट। ठीक है, स्क्वाट, हाइड। ठीक है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, स्क्वाट का मतलब समझते हो ना? स्क्वाट का मतलब होता है एक तरह से जैसे वो बैठते हैं उनको स्क्वाटिंग बोलते हैं। जब हम अपनी नीज को बेंड करके बैठते हैं तो उसे स्क्वाटिंग कहते हैं। तो वो स्क्वाट करते हैं और वो हंकर डाउन करते हैं इन टॉल ग्रासेस। ठीक है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो हाइड करते हैं, छुप जाते हैं। यानी कि लायंस जैसे फिरोशियस एनिमल भी टॉल ग्रासेस के पीछे छुप जाते हैं। एंड इवन एलिफेंट्स लंबर आफ्टर सेफ्टी। और जो एलिफेंट्स है दे ऑल्सो लंबर आफ्टर सेफ्टी। ठीक है, लंबर का मतलब क्या होता है? मूव स्लोली एंड ऑकवर्डली। मूव स्लोली एंड ऑकवर्डली, एक तरह से देखो लायन जो एलिफेंट्स है वो भी एक तरह से चलते हैं बड़ी ही ऑकवर्ड तरीके से, और वो क्या कर रहे हैं? सेफ्टी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? ये क्या जो है हमें बताता है? ठीक है, ये क्या हमें सिंबलाइज करता है? ये सारी सिंबलाइजेशन की मैं बातें करूंगी। तो बेसिकली हम लोग यहां क्या कर रहे हैं इन पैराग्राफ्स में? वी आर, ये नोट्स बना लो बेटा साथ साथ में। ठीक है, नोट्स बना लेंगे आप लोग साथ साथ में, मैं लिखती जा रही हूं। पॉइंट नंबर 1, इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है? ठीक है, पहले लिख लो फिर बताती हूं। एक्नॉलेजिंग द लॉस। अभी क्या चल रहा है बेटा? एक्नॉलेजिंग द लॉस। ठीक है, नाउ यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? एंटायर इकोसिस्टम, एंटायर इकोसिस्टम इज इंपैक्टेड। ठीक है, पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम जो है वो इंपैक्ट हो रहा है। तीसरा हम लोग क्या देख सकते हैं कि हर जगह जो है उसका इफेक्ट नजर आ रहा है।
ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं ना कि लायंस भी छुप रहे हैं, एलिफेंट्स भी भाग रहे हैं, तो यहां पर क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस। मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस जो है हम लोग यहां पर देख रहे हैं। और फोर्थ हम लोग देख सकते हैं द रिपल इफेक्ट, द रिपल इफेक्ट ऑन सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स पे क्या रिपल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, even the most ferocious animals hide for their safety। ठीक है, जो सबसे बड़े बड़े एनिमल्स हैं, लायन को काफी फिरोशियस माना जाता है, एलिफेंट्स भी इतने बड़े बड़ा होता है, ठीक है, एलिफेंट से भी डरते हैं लोग, वाइल्ड एनिमल जो एलिफेंट से उनसे इतना ज्यादा डरते हैं। वो भी इतना बड़ा एलिफेंट जो है, जो इतना बड़ा जो एनिमल है, वो भी जो है एक तरह से डर रहा है, अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो भाग रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हो रही हैं। तो यहां पर क्या देखेंगे बेटा, एक्नॉलेजिंग द लॉस। क्या क्या हम लोग नोटिस करें बेटा, यहां पर हम लोग लॉस को एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा जो पेड़ गिरा, ठीक है, तो क्या हुआ, जो दूर दूर जो चट्टानें थी वो भी एकदम ट्रेम्बल करने लगती है, ऑब्वियसली धरती कांप रही है। यहां पर एकदम से हम लोग कह रहे हैं धरती जो है वो कांप रही है। जो लायंस है वो भी छुप गए क्योंकि उन्हें डर लग गया, अरे इतना बड़ा पेड़ गिरा है, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, वो भी छुप जाते हैं, हंकर यानी कि छुप जाते हैं, ऐसे बैठकर छुप जाते हैं टॉल ग्रासेस के पीछे, और एलिफेंट्स भी भागते हैं सेफ्टी की तरफ। तो हमने क्या किया, हमने लॉस को एक्नॉलेज किया कि हाँ बहुत बड़ा लॉस हुआ है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है उस पर इंपैक्ट हुआ है। जब भी कुछ होता है नेचर पर तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है इंपैक्ट होता है। दिस शोज अस द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस। मैग्नीट्यूड यानी कि कितना बड़ा लॉस हुआ है, कितना ज्यादा लॉस हुआ है। रिपल इफेक्ट ऑन सराउंडिंग्स। रिपल इफेक्ट यानी कि जब आप पानी के अंदर कोई पत्थर गिरते हो तो उसका रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी के मरने के बाद एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि सभी फिरोशियस एनिमल्स भी जो है वो छुप रहे हैं, वो भी अपनी सेफ्टी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ठीक है बेटा, डाउट सेक्शन अभी पढ़ाने तो दो, थोड़ा शुरू तो कर ले बेटा, फिर डाउट सेक्शन को देखेंगे। चलो एनीवे डाउट सेक्शन में देख ही लेती हूँ, आप जब तक नोट डाउन करो इसे। हाँ जी मैम, प्लीज मेनी पोल्स टुडे बट बाय द वे रेस्ट इन पीस। ग्रेट टाटा सर। बेटा पीस की स्पेलिंग ठीक करो धनंजय। ठीक है बेटा, पोल्स बहुत सारे करेंगे। मैम कैन यू प्लीज कंप्लीट दिस पोम टुडे इटसेल्फ? यस श्योर आद्या, बिल्कुल बेटा। मैम प्लीज ब्रिंग क्वेश्चन लाइक द वंस व्हिच केम ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। ठीक है, पुष्कर मैं लेकर आऊंगी बेटा। शॉर्ट समरी ऑफ एक्ट 3 सीन 1। एक्ट 3 सीन 1 की समरी नहीं दी ना मैंने, तो मैं दे दूंगी। ठीक है, एक्ट 3 सीन 1, एक्ट 3 सीन 1 की समरी बेटा मैंने सभी के समरी प्रोवाइड की है। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी, जाके देख बेटा, जाके सभी नोट्स को चेक करो। एक्ट 3 सीन 1 2 3 सभी की समरी बेटा मैंने प्रोवाइड की है अभी तक। एक्ट 4 की नहीं की है, एक्ट 4 की भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो चिंता मत कर, जाके चेक कर बेटा, तुझे मिल जाएगी। मैम हमारे बहुत सारे लेक्चर कैंसिल हो जाते हैं मैम, विल आवर सिलेबस? यस आद्या, दे विल कंप्लीट बिकॉज दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे। एक्चुअली हमारा जूलियस सीजर थोड़ा सा पीछे चल रहा था, लेकिन जूलियस सीजर भी कंप्लीट हो जाएगा बेटा। मेरी तबियत थोड़ी सी खराब थी जिस वजह से लेक्चर कैंसिल हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे हफ्ते में 2 लेक्चर्स लगेंगे और मैं एडजस्टमेंट भी लगवा लूंगी। ठीक है मैम, ड्यू टू साइक्लोन 3 days हॉलीडेज गिवन ऑन आवर स्कूल। अरे ओ गॉड चंदन, कहां पर हुआ साइक्लोन प्लीज मुझे बताओ। मैम व्हेन विल यू स्टार्ट जूलियस सीजर एक्ट 4 सीन 3? माय प्री बोर्ड्स विल स्टार्ट दिस मंथ। हजीरा महवीन बेटा डेफिनेटली 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 इसी वीक बिफोर दिवाली जो है ये पोस्ट हो जाएगा तुम्हारा। एक्ट 4 का सीन 2 और 3 बच गया ना, 2 और 3 जो है हो जाएगा। 4 सीन 1 तो मैंने डाल दिया है और 2 और 3 जाकर चेक कर लेना। ठीक है हसीरा। मैम बोर्ड्स में पोएट के बारे में आएगा? नहीं, पोएट के बारे में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत नाम पता होना चाहिए कि किस पोएट ने लिखा है। और मैम लैपटॉप पर क्लास नहीं चल रही है, व्हाट टू डू? बेटा चल जाएगी, चल जाएगी, मुझे लगता है थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखो, चल जाएगी क्लास। ठीक है, मेरे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है, मेरे प्यारे बच्चों ने जल्दी जल्दी बता दो। हाँ रिफ्रेश कर लो, जल्दी बता दो, हो गया ना बेटा? हाँ तो चलो आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब लायंस रिएक्शन व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल? तो लायंस का क्या रिएक्शन होता है भाई? सबका रिएक्शन याद रखना है। लायन क्या करते हैं, रॉक्स क्या करते हैं, और एलिफेंट्स क्या करते हैं? तो लायन का रिएक्शन बता दो। दे रोअर इन डिफायंस, दे हंकर डाउन इन टॉल ग्रासेस, दे लंबर आफ्टर सेफ्टी, दे रिकॉइल इनटू साइलेंस। जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर। अच्छा ओडिशा,
हाँ रितु, मुझे तो पता ही नहीं था बेटा, थैंक यू फॉर टेलिंग मी मेरा बच्चा। बताओ, जो गिवन बात है वही बताई जा रही है। जिनका पोल जो है बेटा प्रॉब्लम आ रही है, बेटा इसको चैट बॉक्स में अपने आंसर को लिखते रहो, चैट में भी सब कुछ नोट डाउन होता है, ठीक है। और अपने नेट को एकदम आपने परफेक्ट रखना है, रिफ्रेश रखना है। ओके जी, तो द करेक्ट आंसर इज दे हंकर डाउन इन टॉल ग्रासेस। हंकर का मतलब होता है कि ऐसे छुपकर बैठ जाते हैं, ठीक है, छिपकर बैठ जाते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 77% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। वर्षित, गुंजन, फरहान, आयुष, आर्य, शेरलॉक, गणपति, अभिषेक, लेफ्टिनेंट अनमोल, चैतन्य, महाप्रभु। तो मेरे बच्चे 17% बच्चों ने कहा है दे लंबर आफ्टर सेफ्टी। ये बेटा किसके लिए? ये एलिफेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बार हिंदी में लिख देती हूं तो ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए तुम लोगों को, ठीक है। छिपकर बैठ जाते हैं, ठीक है, छिपकर बैठ जाते हैं, जैसे ऐसे झुककर बैठते हैं, एलिफेंट्स जैसे बैठते हैं ऐसे छिपकर बैठ जाते हैं, ठीक है, लंबी लंबी घास के पीछे। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। When great trees fall in forest, small things recoil into silence, their senses eroded beyond fear। फिर छोटे थिंग्स के साथ क्या होता है भाई, बड़ी बड़ी चीजें छुप रही है तो छोटे कहां बचेंगे, ठीक है। अब छोटे एनिमल्स का क्या होगा? तो व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, जब बड़े बड़े ट्रीज गिरते हैं इन फॉरेस्ट, जंगलों में, जो स्मॉल थिंग्स हैं, यहां स्मॉल थिंग्स का मतलब हो गया, यहां पर हम लोग स्मॉल एनिमल्स की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, हम लोग यहां पर स्मॉल एनिमल्स की बात करें। स्मॉल एनिमल्स रिकॉइल, ठीक है, रिकॉइल इनटू साइलेंस। रिकॉइल का मतलब होता है एक तरह से श्रिंक, ठीक है, श्रिंक इनटू साइलेंस, एकदम वो शांत हो जाते हैं, ठीक है, शांत हो जाते हैं, एकदम छिपकर बैठ जाते हैं, जैसे कि आप लोग इमेज में भी देख सकते हो, वो छिप जाते हैं। देयर सेंसेस, उनके जो सेंसेस है, इरोडेड बियॉन्ड फियर। इरोडेड यानी कि उनकी जो सेंसेस है, डर के मारे उनकी सेंसेस भी उड़ जाती हैं, इरोड हो जाती हैं, वॉर्न आउट हो जाती हैं, ठीक है। वॉर्न आउट का मतलब है एक तरह से खत्म हो जाती है, उनकी सेंसेस जो हैं वो भी उड़ जाती हैं, उनकी सेंसेस वो अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो रिएक्शंस टू द लॉस, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, रिएक्शन टू द लॉस, ठीक है, शॉक एंड साइलेंस। तो बेटा क्या होता है, किसी की डेथ के बाद एकदम से बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है, तो ये जो है वो शॉक को डिपिक्ट कर रहा है। क्या शॉक को क्या डिपिक्ट कर रहा है कि वो एकदम ऐसे कॉइल हो गए हैं, ठीक है, ऐसे छिप से गए हैं, ऐसे ऐसे डर जाते हैं वो, और उनके सेंसेस इरोडेड बियॉन्ड फियर, यानी कि उनके सेंसेस ही काम करना बंद कर देती हैं, सेंसेस ही उनकी उड़ जाती हैं। तो यहां पर हम लोग बेसिकली कह सकते हैं दैट दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, ठीक है भाई, वो एकदम से शॉक में चले जाते हैं, ठीक है, शॉक में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनका हाल हो जाता है, बहुत बेहाल हो जाते हैं वो, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हम लोग किस तरह से रिएक्ट करें। इस तरह के लॉस के बाद यूजुअली लोग जो हैं वो क्या करते हैं, केटर नहीं कर पाते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम किन सेंसेस में रहें। अच्छा, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। हम लोग अगर रतन टाटा का एग्जाम्पल ना लें, हम लोग अगर किसी ग्रेट इंडिविजुअल का भी नाम ना लें, हम लोग अगर अपने घर में ही किसी को देखें, अगर हमारे घर में जो है वो अनफॉर्चुनेटली हम अपने आसपास किसी की भी डेथ देखते हैं, वो कोई आपका नेबर हो सकता है या फिर कोई भी अगर आपके आसपास आपको पता चले, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोगों का भी बुरा हाल हो जाता है, और जो छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटे छोटे लोगों का मतलब यहां पर है कि जो जिनका दिल बहुत ज्यादा नहीं है, ये बच्चों की बात कर सकते हैं, ये बुजुर्गों की बात कर सकते हैं, उन लोगों का क्या हाल होता है, वो भी एकदम स्टेट ऑफ शॉक में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो है मैंने ये चीज मैंने तो अपनी लाइफ में नोटिस किया है इस चीज को, कि हमारे भी लाइफ में एक बार ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिविजुअल थे जो चले गए, तो मैंने यही देखा कि जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं, जो एक तरह से कहते हैं ना कि जो लोगों के अंदर ज्यादा
ताकत नहीं होती है, ठीक है, वो उनका क्या होता है, जिन्हें हम स्मॉल थिंग्स कह सकते हैं, तो उनका क्या हाल होता है, वो एकदम स्टेट ऑफ शॉक में चले जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ज्यादा जो है एक तरह से जो पावरलेस होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, तो इस तरह से चीजें जो है वो होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर हाँ ऐसा होता है तो शॉक इन साइलेंस जो है वो होता है। हाँ बिल्कुल, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर अगर आपने इस तरह से, हाँ तो नहीं, हमारे में मेरे भी एक ब्रदर इन लॉ थे, मेरे एक ब्रदर इन लॉ की जो है वो डेथ हुई, तो ब्रदर इन लॉ की डेथ के बाद मैंने यही देखा कि जो उनके फादर हैं, जिनकी एज बहुत ज्यादा थी, वो 85 एट दैट टाइम, एंड माय ब्रदर इन लॉ वाज आल्सो वेरी फेमस, उनकी भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और वो काफी ज्यादा इंडिविजुअल्स उनके नीचे काम करते थे, तो वो भी काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जो है वो थे, और उनके जाने के बाद जो है बहुत स्टेट ऑफ शॉक में जो है सारे के सारे आ गए, खासकर उनके फादर, ही वॉज नॉट एट ऑल क्राइंग, वो रो ही नहीं रहे थे, ठीक है, अपने बिल्कुल बेटे की डेथ के बाद भी। उनके जो बच्चे थे, उनके बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरह से रिएक्ट करें, दे वर नाइदर क्राइंग, दे वर डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, तो इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं, और साइलेंस में और शॉक में सारे के सारे जो है वो चले जाते हैं। तो इस चीज के साथ मैं सबसे ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि ब्रदर इन लॉ के बिल्कुल मैंने क्लोज डेथ जो है वो देखी अपनी लाइफ में, और मैंने यही देखा कि शॉक इन साइलेंस इज व्हाट फॉलोज, ठीक है भाई। तो इस तरह से जो है वो हाल होता है, बड़ों का क्या होता है, छोटों का क्या होता है, तो ये मेटाफोरिकल है ये सारा का सारा। इसकी भी अगर मैं बात करूं तो यहां भी अभी तक जो है ये मेटाफोरिकल ही चल रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा मेटाफोरिकल है। हम लोग यहाँ ट्रीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लोग यहाँ बड़े जानवरों का, छोटे जानवरों की जो है हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस टू रॉक्स ऑन डिस्टेंट हिल्स व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल्स। तो जो डिस्टेंट हिल्स पर रॉक्स होती हैं, रॉक्स का क्या हाल होता है व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, दे मूव क्लोजर, दे इरोड, दे ट्रेम्बल सडनली, या फिर दे ब्लूम, ठीक है बेटा। रूहवंश बेटा, मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा बुरा लगा, एंड मोर पावर टू यू, और आई होप अब तक तो बेटा आप लोग रिकवर कर गए होंगे, लेकिन फिर भी इट्स वेरी डिफिकल्ट इस तरह की सिचुएशन को फेस करना। और बहुत सारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को जो है शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कि हाँ ऐसा हुआ है, बट एनीवे यही हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि मूव ऑन कैसे करा जाता है और किस तरह से हम लोग मूव ऑन करते हैं, हील हो जाते हैं। तो लेट्स सी दैट। Oh God, Chavi, that's really very sad, beta. My thoughts are with you. And हाँ जी, तो रॉक्स के साथ क्या होता है, दे ट्रेम्बल सडनली, वो अचानक से जो है वो कांपना शुरू कर देते हैं, दे ट्रेम्बल, ठीक है, वो कांपते हैं। 70% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। दे इरोड, नहीं बेटा, इरोड क्या करते हैं, इरोड क्या करती हैं बेटा, इरोड करती हैं सेंसेस ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो छोटे छोटी चीजें होती हैं उनकी जो सेंसेस होती है बेटा वो इरोड करती हैं। ये याद रखना बेटा, किसके साथ क्या इफेक्ट होता है, एलिफेंट्स लंबर करते हैं, जो लायंस है वो हंकर करते हैं, जो रॉक्स हैं वो शडर करती हैं यानी कि शेक और ट्रेम्बल करते हैं, और जो स्मॉल थिंग्स हैं वो रिकॉइल करती हैं और उनके सेंसेस इरोड कर जाते हैं, सेंसेस उड़ जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, वो शॉक में चले जाते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चंदन चौरसिया, फरहान, श्रेया, अच्छा श्रेयांश, आस्था, अभिषेक, गुंजन, हर्ष, हेलो जी, देबरपन, अनुत्कर्ष, वेरी गुड मेरा बच्चा। आगे, when great souls die, the air around us becomes light, rare and sterile. We breathe briefly, our eyes briefly see with a hurtful clarity. बहुत ध्यान से आप इस चीज को देखोगे बेटा, क्या बात चल रही है। अभी हम लोग यहां पर एक चीज को नोट डाउन करेंगे, इसमें आप लोग लिखोगे ट्रांजिशन। यहां पर इन दोनों ही पैराग्राफ्स में आप लोग क्या नोटिस करोगे, आप ट्रांजिशन नोटिस करोगे, ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम मेटाफोरिकल टू ह्यूमन फॉर्म। अब यहां पर पहले हम लोग मेटाफोरिकल बात कर रहे थे, अब हम लोग सीधे सीधे तौर पर ह्यूमन फॉर्म्स की बात करेंगे कि ह्यूमन फॉर्म्स के साथ क्या होता है। पहले हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, मेटाफर ले रहे थे, बड़े बड़े
जो हैं वो एनिमल्स का, छोटे छोटे एनिमल्स का, लायंस का, एलिफेंट्स का। अब हम लोग ह्यूमन फॉर्म्स की बात करें कि ह्यूमन फॉर्म्स के साथ क्या होता है, तो कहते हैं जब ग्रेट सोल्स मरते हैं तो द एयर, जो एयर होती है हमारे आसपास, वो भी लाइट हो जाती है, रेयर हो जाती है। रेयर का मतलब है नॉट इन एडिक्वेट क्वालिटी, ठीक है, नॉट इन एडिक्वेट क्वांटिटी, यानी कि रेयर जो हवा है वो भी कम हो जाती है, स्टराइल हो जाती है। स्टराइल का मतलब होता है नॉट गुड टू ब्रीथ, ठीक है, हवा भी ऐसी हो जाती है कि हमसे सांस नहीं ली जाती, तो यहां सफोकेशन की बात चल रही है। वी ब्रीथ ब्रीफली, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग कैसे सांस लेते हैं, हम लोग ब्रीफली सांस लेते हैं। हमारी आंखें ब्रीफली देखती हैं, लेकिन क्या देखती हैं, विद अ हर्टफुल क्लैरिटी। हमारी आंखें जो है वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ जो है वो देखती हैं। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर आप लोग नोट डाउन करोगे, वी आर एक्सपीरियंसिंग द पेन। यहां पर आप लोग नोट डाउन करो बेटा, वी आर एक्सपीरियंसिंग द पेन। अब हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं पेन को, कौन एक्सपीरियंस करे, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जब पेन को एक्सपीरियंस करते हैं तो उन्हें क्या समझ में आता है, वो लोग देखते हैं कि हमने एक ट्रांजिशन करा है, ठीक है, ट्रांजिशन करा है मेटाफोरिकल से ह्यूमन फॉर्म्स में। ह्यूमन फॉर्म्स क्या कह रहे हैं कि जो इफेक्ट है, ठीक है, द स्टार्क चेंज इन एनवायरमेंट, किसी की डेथ के बाद जो इन्वायरमेंट है, आसपास का इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है, ठीक है, एकदम से उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। और उस एनवायरमेंट की कैसे बात की गई है, हम लोग लाइट एयर की बात कर रहे हैं। एयर कैसी हो गई, लाइट, रेयर और स्टराइल हो गई है। ये मैंने आपको क्वेश्चन डीपीपी में भी दिया है, तो याद रखना, डीपीपी में ये क्वेश्चन आया है कि लाइट, रेयर और स्टराइल हो गई है। लाइट, रेयर और स्टराइल का मतलब क्या है कि जो हमारी जो सराउंडिंग है बेटा, उसमें भी अचानक से बदलाव आ गया, अचानक से जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, एक आफ्टर मैथ आ गया है, ठीक है। आफ्टर मैथ एक तरह से होता है, यहां पर हम लोग आफ्टर मैथ की बात करें, आफ्टर मैथ यानी कि बाद में, किसी की डेथ के बाद क्या आता है, ठीक है, क्या आता है। फिर यहां पर हम लोग देखते हैं आवर आईज ब्रीफली सी विद अ हर्टफुल क्लैरिटी, हमारी आंखें एक हर्टफुल क्लैरिटी के साथ देखना शुरू कर देती हैं। हर्टफुल क्लैरिटी के साथ क्या देखना शुरू कर देती हैं, यहां पर आप नोट्स बना सकते हो, हमारी आंखें देखना शुरू कर देती हैं एक्यूट क्लैरिटी के साथ। एक्यूट क्लैरिटी के साथ हमारी जो रियलिटी है, रियलिटी बिकम्स मोर अपैरेंट, हमारे आसपास की रियलिटी बहुत अपैरेंट हो जाती हैं। आर मेमोरीज शार्पन, ठीक है, हमारी जो मेमोरीज है बेटा, वो इतनी ज्यादा शार्पन हो जाती हैं। वी बिगैन टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वी बिगिन टू अंडरस्टैंड, हम लोग समझना शुरू कर देते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाऊंगी, इसलिए तुम्हारी बातों का, तुम्हारी अटेंशन का मुझे थोड़ा सा जरूरत है, तो तुम लोग यहां देखो जरा ध्यान से। तो ग्रेट सोल्स के मरने के बाद हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है। हमारी जो आसपास की हवा है वो इतनी हल्की हो जाती है, जब हवा हल्की हो जाती है तो क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। हमारे आसपास की हवा रेयर हो जाती है, रेयर का मतलब है बहुत कम हो जाती है, यानी ज्यादा सांस नहीं है, एक तरह से ऑक्सीजन की कमी में क्या होगा, आप सफोकेट करोगे, आपको सांस नहीं आएगी। हमारे आसपास की हवा स्टराइल हो जाती है, स्टराइल यानी कि नॉट गुड टू ब्रीथ, ठीक है, लैक्स वाइटैलिटी, ओके। यहां पे स्टराइल का मतलब मैं एक और लिख देती हूं यहां पर साइड में, ठीक है, स्टराइल का मतलब है लैक्स वाइटैलिटी। हवा का काम क्या होता है बेटा, हवा का काम होता है हमें एक तरह से, हम लोग ब्रीथ कर पाए हवा में, हम लोग साफ हवा में सांस ले पाए, ठीक है, हमें सांस आए, हम लोग को जो है वो लाइफ मिले, लेकिन हम लोग जी ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमें सांस ही नहीं आती है, क्योंकि हवा एकदम अनफिट है। एनवायरमेंट में अचानक से बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारी जो आंखें हैं, आर आईज ब्रीफली सी विद अ हर्टफुल क्लैरिटी, हमारी आंखें क्या देखनी शुरू करती है, धीरे धीरे हमें रियलाइजेशन होता है, हमें रियलाइजेशन होता है कि अरे वो पर्सन तो जा चुका है, हमारे आसपास का पर्सन जो है वो जा चुका है। क्या हो चुका है, रियलिटी बिकम्स मोर अपैरेंट, हमारी रियलिटी अपैरेंट हो जाती है, अपैरेंट यानी कि दिखना शुरू हो जाती है कि हाँ वो पर्सन जा चुका है। ये बहुत ही कैसी रियलिटी है, पेनफुल रियलिटी है। हर्टफुल का मतलब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर हर्टफुल को मैं पेनफुल भी बोलूंगी, हमारी रियलिटी बहुत ज्यादा
पेनफुल हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा पेन महसूस होने लगता है कि अरे ये जितनी भी चीजें हैं ये एकदम सच हैं, हमारे आसपास कुछ भी नहीं है, जो भी है वो पर्सन जो है वो जा चुका है। आर मेमोरी सडनली शार्पन, हमारी मेमोरी जो है वो सडनली शार्प हो जाती है, मेमोरीज हमारी शार्पन हो जाती हैं। एग्जामिन नॉज ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड, प्रॉमिस्ड वॉक्स नेवर टेकन, हमारा जो दिमाग है वो पता है क्या एग्जामिन करना शुरू कर देता है, हमारा ध्यान जो है वो चला जाता है, ठीक है, वी गो इन द पास्ट, ठीक है, इंसान जो है रिविजिट्स द पास्ट, ठीक है, रिविजिट्स द पास्ट, हम लोग पास्ट में जाना शुरू कर देते हैं। हम लोग पास में जाके क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स कहने थे, हमारा दिमाग जो है नॉ करना लग जाता है। नॉ का मतलब होता है कंटिन्यूज टू रिमाइंड अस, ठीक है, हमें रिमाइंड करना शुरू कर देता है कि अरे तुमने उसे बहुत सारे शब्द कहने थे लेकिन तुमने उसे नहीं कहा, तुमने उसे थैंक यू नहीं कहा, तुमने उसे बहुत सारा ग्रैटिट्यूड शो करना था, तुमने नहीं किया। प्रॉमिस्ड वॉक्स, तुमने उसके साथ बहुत सारे वॉक्स करने थे, यानी कि बहुत सारे प्रॉमिसेस तुमने किए थे कि मैं तुम्हारे साथ यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, और वो मैंने नहीं किया। और किसी की डेथ के बाद ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है, किसी भी पर्सन से आप बात कर लेना जो डेथ के साथ डील कर रहे हैं, वो आपको सबसे पहले बात यही बोलेंगे कि अरे मुझे उसे बहुत कुछ कहना था लेकिन मैं कभी कह ही नहीं पाया, मुझे उसे बहुत कुछ कहना था, मुझे उसके साथ यहां जाना था वहां जाना था, ये प्रॉमिस पूरा करना था, वो प्रॉमिस पूरा करना था। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सन को होता है यहां पर बहुत सारा रिग्रेट। क्या होता है बेटा? रिग्रेट होता है इंसान को। रिग्रेट इंसान सबसे ज्यादा खाता है इंसान को, कि हमें रिग्रेट होने लगता है कि हमने उस पर्सन को बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे जो कि हमने फुलफिल नहीं किए, और ये बिल्कुल कॉमन है। ये एक तरह से ट्राजेक्ट्री है। ट्राजेक्ट्री को आप लोग नोटिस करो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ट्राजेक्ट्री पे हम लोग ध्यान देते हैं। ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है क्या चल रहा है, ठीक है, अभी से क्या ट्रांजिशन जो है वो चल रहा है। पहले हम लोग एक्नॉलेज करते हैं पेन को कि हाँ भाई कोई पर्सन चला गया, उसके जाने के बाद एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ा, क्या क्या इकोसिस्टम ही पूरा का पूरा डिसबैलेंस हो गया, और इकोसिस्टम के डिसबैलेंस होने के बाद हमें रियलाइज होता है कि अरे हम तो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, हमें पेन का एहसास होता है, वी आर एक्सपीरियंसिंग द पेन। हम लोग इन्वायरमेंट में चेंज नोटिस करते हैं कि हवा में सांस नहीं लिया जा रहा, हमें सफोकेशन हो रही है। धीरे धीरे हमें अक्यूट क्लैरिटी मिलती है, पेनफुल क्लैरिटी मिलती है, हम लोग रियलिटी को रियलाइज करते हैं, रियलिटी बहुत ज्यादा अपैरेंट हो जाती है, दिखनी शुरू हो जाती है कि वो पर्सन अब नहीं है, और मेमोरी शार्पन होने के बाद, पास्ट को याद करने के बाद हमें रिग्रेट होता है कि हाँ यार काश हमने वो सब कर लिया होता जो हमें करना था, जो बातें हमें कहनी थी वो हमने कह दी होती। तो ये सब चीजें जो है यहां पर कही जा रही है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। इसीलिए मैंने एक एक पॉइंट यहां पर आपका मेंशन कर दिया, कौन सा पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, दैट आई हैव कंप्लीटली रिटन, और इसी में जो है एक्सप्लेनेशन है, इसी से आप एक्सप्लेनेशन को बना सकते हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। Great souls die and our reality bound to them takes leave of us. Our souls dependent upon their nurture now shrink wizened. कहते हैं जब ग्रेट सोल्स की डेथ हो जाती है, आर रियलिटी बाउंड टू यानी कि हमारी रियलिटी जो उनसे जुड़ी हुई थी, ठीक है, हमारी रियलिटी जो उनसे जुड़ी हुई थी, ठीक है, हमारी रियलिटी जो उनसे अटैच थी, हमारी रियलिटी हम एक तरह से उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है, एक तरह से हमारी जो रियलिटी थी वो उनके ऊपर हमारी क्या थी, डिपेंडेंसी। एक तरह से मैं यहां पर बोल सकती हूँ, इस पॉइंट को आप लोग लिख सकते हो बेटा, नोट डाउन कर लेना कि हमारी उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, ठीक है, हम लोग पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। टेक्स लीव ऑफ अस, हमारी रियलिटी हमसे दूर हो जाती है, ठीक है। आर सोल्स डिपेंडेंट अपॉन देयर, हमारी सोल जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, अगेन हमारी डिपेंडेंसी ये दिखाते हैं कि हमारी सोल उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। हमारा जो नरिशमेंट था वो उनके ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है, नरिशमेंट डिपेंडेंट ऑन देम, ठीक है। एक तरह से ऐसा लगता था कि वो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट डिपेंडेंट अपॉन देम, डिपेंडेंट अपॉन देम, ठीक है, हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते थे। अब वो हमें नर्चर करते थे, नर्चर यानी कि हमें नरिश करते थे, हमारी सोल उनसे नरिश होती थी, हमें उनसे बहुत कुछ मिलता था, हमें उनसे एडवाइजेस मिलती थी, हमें उनसे हेल्प मिलती थी, वो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते थे, किसी भी तरीके का सपोर्ट मिलता था आपको। वो सारा का सारा सपोर्ट खत्म हो गया,
ठीक है, बहुत सारा सपोर्ट मिलता था आपको, ठीक है, आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट, फाइनेंशियली, फिजिकली सपोर्ट या फिर कोई भी मेंटली सपोर्ट आपको मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। नर्चर नाउ श्रिंक्स एंड वाइजेंट। अब वो जो है वो श्रिंक हो चुका है, अब जो है वो वाइजेंट हो चुका है। श्रिंक और वाइजेंट का मतलब क्या होता है? वाइजेंट का मतलब क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। वाइजेंट का मतलब होता है बेटा श्रिवल्ड, ठीक है, श्रिवल हो चुका है। एक तरह से मैं यहां पर लिख सकती हूं, वाइजेंट का मतलब भी होता है श्रिंक्ड और रिंकल्ड, ठीक है, श्रिंक्ड और रिंकल्ड। जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं ना हमारे फेस पे, ठीक है, हमारे फेस पर रिंकल पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी जो है बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है, फेस पर आपके फाइन लाइंस नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि किसी के जानने के बाद जब हम बहुत ज्यादा रोते हैं, रोते रहते हैं, तो रोने के बाद जैसे आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, आपके बॉडी पर रिंकल्स बन जाते हैं, वैसे हमारी जो सोल है वो भी श्रिंक हो जाती है, वो बहुत ज्यादा रिंकल्ड और वाइजेंट हो जाती है। और हमें एक चीज रियलाइज होती है दैट इट लीव्स अस, लीविंग अस स्मॉलर। जब वो चले जाते हैं तो हम लोग जो है वो छोटे रह जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल छोटे हो गए, हमें कोई नरिशमेंट नहीं मिल रही है, एंड वी आर लेस नरिश्ड, ठीक है, लिविंग अस लेस नरिश्ड। अब हमें नरिशमेंट ही नहीं मिलेगी, ठीक है। ये इमीडिएटली होता है किसी की डेथ के बाद, जब इमीडिएटली आपको यही फील होता है, इमीडिएट आपका यही रिएक्शन होता है, अब हमारा क्या होगा। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, जब भी किसी की डेथ होती है तो जो फर्स्ट सेंटेंस पीपल से, अब हमारा क्या होगा, हमारा तो संसार ही उजड़ गया, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जी भी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, हम तो उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे, हमारा तो घर उन्हीं से ही चल रहा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वो थे तो हमें नरिशमेंट मिलती थी, हमारी तो रियलिटी उनसे जुड़ी हुई थी, हम तो उनसे इतना ज्यादा अटैच थे, हमारी पूरी डिपेंडेंसी उनके ऊपर थी। लेकिन अब जो है हम लोग कैसे हो गए हैं, अब हम लोग बिल्कुल स्मॉलर हो गए हैं, अब हम लोग बिल्कुल श्रिंक्ड महसूस करते हैं कि उनके जाने के बाद हम छोटे हो गए हैं, ठीक है, हम लोग लेस नरिश्ड हो गए हैं, हमें नरिशमेंट नहीं मिल रही है, हम लोग जो है श्रिंक्ड हो गए हैं, हम लोग जो है रिंकल्ड हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपका फेस रिंकल हो जाता है, आपकी बॉडी पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, वैसे ही पर्सन के सोल पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या करता है बेटा, क्या करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हमारा क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मैं अपनी फैमिली में अगर किसी पर्सन की बात करूं, मेरे फैमिली में मेरे एक ब्रदर इन लॉ थे, उनकी डेथ के बाद सबको यही लगा कि उनकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है और उनको कोई देखने वाला भी नहीं है, इतने सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब मेरी सिस्टर को कुछ नहीं पता था हाउ टू हैंडल द थिंग्स, शी वॉज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द फैक्ट्री। कुछ भी नहीं पता था कि फैक्ट्री में क्या चल रहा है, किससे लोन लिया है, किससे नहीं लिया है, किसको क्या करना है, किसकी कितनी सैलरी है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो यही लगा कि एकदम से सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, यही लगता है कि अरे अब क्या होगा, सब कुछ तो उसी को पता था, उसने तो कुछ बताया ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो इस तरह से बेटा रियलिटी है, यस ये ऐसा ही होता है। लेकिन अभी चिंता मत करो, ये पोम को हम लोग बहुत ही पॉजिटिव लाइट में खत्म करेंगे, क्योंकि देखो भैया अब आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोग सोच रहे होगे कि क्या कितनी डिप्रेसिंग सी पोम पढ़ा रहे हैं हमें, कितनी डिप्रेसिंग सी है ये पोम, लेकिन डिप्रेसिंग नहीं है। आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि इसी एज में सीख लेना बहुत जरूरी होता है कि हाँ, हर चीज के पीछे एक पॉजिटिविटी है और हर चीज धीरे धीरे हील हो जाती है, ठीक है। तो आपको इसी चीज के साथ देखना है कि कैसे हम लोग यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस की तरफ जो है वो जाएंगे, ठीक है बच्चा। आवर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड बाय देयर रेडियंस फॉल अवे। हमारे जो माइंड्स थे फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड बाय देयर रेडियंस फॉल अवे, यानी कि हम एक तरह से जो है कैसा था हम लोगों का, हमारी जो रियलिटी उनसे जुड़ी हुई थी, ठीक है, वी गॉट नरिशमेंट फ्रॉम देम, ठीक है, हमारे माइंड्स उन्हीं से बनते थे, इंफॉर्मेशन हमें उनसे ही मिलती थी। उनकी जो रेडियंस है, रेडियंस का मतलब होता है उनकी ब्राइट क्वालिटीज, उनकी जो ब्राइट क्वालिटीज है अब सब गिर चुकी हैं, अब हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगेन आई कैन राइट दैट वी फील स्मॉलर, हम बहुत छोटा महसूस करते हैं, हम लोग बहुत अंडर नरिश्ड फील करते हैं, हमें लगता है कि अरे अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं होगा। We are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of dark cold caves. वो कहते हैं कि हम लोग पागल नहीं हुए हैं, we are not so much maddened, angry नहीं हुए हैं हम लोग, लेकिन हाँ
हम लोग जो है रिड्यूस हो गए हैं टू द अनअटरेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड केव्स। हमें क्या महसूस होता है कि हम किसी केव में खो गए हैं, ठीक है, एक तरह से प्रोफाउंड इग्नोरेंस। ये ध्यान से नोट डाउन कर लेना बेटा, ध्यान से नोट डाउन कर लो, द प्रोफाउंड इग्नोरेंस एंड confusion after being lost in a cold dark cave। जब आप किसी कोल्ड डार्क केव में फंस जाते हो, इमेजिन करो आप किसी सिचुएशन को, एक आप कोल्ड डार्क स्पेस में जो है वो गुम हो गए हो, किसी केव में गुम हो गए हो। कितनी बार आपने पढ़ा होगा ना कि कोई केव में जो है वो पर्सन गुम हो गया है, फिर उसको रेस्क्यू किया जाता है। तो जो कोई पर्सन कोल्ड डार्क केव में होता है, तो आपने सोचा है कि वो कितना इग्नोरेंट फील कर रहा होगा, उसे प्रोफाउंड इग्नोरेंस है, अभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, उसको पता ही नहीं है, अरे मैं एक डार्क से केव में हूं, मुझे क्या करना है, बाहर का रास्ता कहां से मिलेगा, यहां पानी होगा या नहीं होगा, मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं रहूंगा, मेरे आसपास बहुत ज्यादा कियोस है, कंफ्यूजन है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये इतनी डार्क केव है, ठंड भी लग रही है मुझे। डार्क कोल्ड केव में जैसे आपको फील होता है, कैसा फील होता है, बहुत ज्यादा आपको सफोकेटेड फील होता है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन महसूस होती है। तो वैसे ही यहां पर बोला है कि वी आर नॉट सो मच मैडेंड, हम लोग एक तरह से बहुत एंग्री नहीं है, पर हम लोग कंफ्यूज है, हम लोग जो है रिड्यूस हो गए टू अनअटरेबल इग्नोरेंस। अनअटरेबल यानी कि अनएक्सप्लेन्ड, दैट कांट बी एक्सप्लेन, इनएक्सप्लिकेबल। हम लोग समझा ही नहीं पाते हैं दूसरे पर्सन को कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम लोग बहुत कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं कि हम लोग इस केव में जो है वो गए हुए हैं, तो यहां पर क्या होगा। वो कह रहा है मैम आई विल बुक रैपिडो, तो बेटा रैपिडो चलती होगी तो ले जाएगी तुझे, लेकिन हाँ एनीवे जो है ऐसा होता है जब आप फंस जाते हैं कहीं ऐसी जगह पर, तो आपको ऐसा कहते हैं ना, आई एम फीलिंग वेरी लॉस्ट। कई बार देखा बहुत सारे लोगों के स्टेटस भी लगे होते हैं, आई एम फीलिंग वेरी लॉस्ट, लॉस्ट, हमें लॉस्ट जो है महसूस हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें, हम लोग यहां जाएं वहां जाएं, क्या करें क्या ना करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वैसा ही बेटा पर्सन की सिचुएशन होती है। ये आफ्टर मैथ को जो है वो बता रहा है, द आफ्टर मैथ, ठीक है, द आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ जो है वो क्या है, ठीक है, आफ्टर मैथ खैर मैं नेक्स्ट में लिखूंगी, उसके बाद क्या होगा, दैट वुड बी द आफ्टर मैथ। इसे आप लोग समझ लो कि एक तरह से हम लोग कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को। एक बार डाउट देख लेती हूँ भाई बच्चों के। गिव सम टिप्स टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम्स। निशा बेटा एंड में दे दूंगी। काश आप चांद और मैं सितारा होती, हमारा एक अलग ही आशाना हो, जहां लोग आपको दूर से देखते, करीब से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। क्या बात है पारोमिता, इतनी प्यारी शायरी, इरशाद इरशाद, थैंक यू बेटा इतनी सुंदर सुंदर शायरी के लिए। मैम द ईच लाइन ऑफ दिस पोएम कनेक्ट्स टू माय ओन फीलिंग्स ड्यूरिंग द सेम लॉस आई सफर्ड बाय द डेथ ऑफ माय ग्रैंडफादर हु एक्नॉलेज्ड मी up to all my life until before the last 2 years। very good अर्जुन, yes बेटा I know that कि आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, और वो हर एक पर्सन इस चीज के साथ रिलेट कर सकता है जिसने किसी को खोया हो अपनी लाइफ में। और वाकई में हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई गाइडिंग सिस्टम था, हमारा कोई सपोर्ट सिस्टम था जो कि खत्म हो गया है, अब हमें समझ में ही नहीं आता, हम लोग बहुत प्रोफाउंड कंफ्यूजन में रहते हैं। बट आई होप अर्जुन अब आपको ये लगता होगा कि अब आप उनकी सिर्फ अच्छी बातों को याद करते होगे, ठीक है, हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, धीरे 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 धीरे। ये इंसान की एक तरह से ये क्वालिटी होती है, इंसान के अंदर ये ट्रेट होता है कि वो धीरे 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 सिर्फ फिर उनकी अच्छी बातों को याद करना ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। बोर्ड में वर्ड मीनिंग आता है क्या? निशा बेटा वर्ड मीनिंग तो नहीं आता है, पर हाँ आ भी सकता है, आपको घुमा फिरा के वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ हर्टफुल, क्लैरिटी, वाइजेंड का क्या मतलब है, तो मैंने बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तुमको याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आए ना आए निशा, एग्जाम में आए ना आए तुमको याद करना है, तुम्हारी वोकैबुलरी बिल्डिंग होगी बेटा इससे। और बेटा समझ में भी चीज तभी आती है जब अच्छे तरीके से वर्ड मीनिंग आते हैं, पर हाँ किसी कई बार एक वर्ड को या फ्रेज को वो पकड़ लेते हैं, हर्टफुल, क्लैरिटी, वाइजेंट का मतलब क्या है, तो इनको आपको आना चाहिए। मैम श्रिंकाइल मीनिंग इन इंग्लिश, श्रिंकाइल, ये श्रिंकाइल है या श्रिंक है बेटा?
मैम हाउ आवर सोल्स डिपेंड ऑन देम, हमारी सोल्स कैसे उनके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, जैसे कि नर्चर करती है, हमें सपोर्ट करते हैं, किसी किसी का बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है हमें, ठीक है, हमें मेंटली सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी एक बच्चे ने अपने ग्रैंडफादर की बात करी, तो ग्रैंडफादर का कितना सपोर्ट होगा ना, ठीक है, ग्रैंडफादर उन्हें सपोर्ट करते होंगे, उसको ऐसा फील होता होगा कि मेरे दादाजी हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे दादाजी ही मुझे समझते हैं, वही मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, और उनके जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं बचा, तो ऐसा होता है। लंबर हंकर मीनिंग इन हिंदी, लंबर का मतलब होता है बेटा छिपना, हंकर का मतलब होता है नहीं सॉरी, हंकर का मतलब होता है छिपना, मैंने लिख दिया था बेटा, और लंबर का मतलब होता है धीरे 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 भागना सेफ्टी की तरफ, ठीक है मेरा बच्चा। बेटा गुस्सा करेगा तो फिर मैं कैसे देखूंगी। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियॉट्स, बेटा ये तुम्हारी स्पेलिंग जो है वो गलत है, तो मुझे बताओ क्या है मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द रिपल। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द इंटेंसिटी, जितने इंटेंसिटी के साथ, और रिपल का मतलब क्या होता है बेटा, जब पानी के अंदर, किसने पूछा, सुपर लायन, जब पानी के अंदर पत्थर को फेंकते हैं तो क्या होता है, रिपल्स बनते हैं ना, ऐसे गोल 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 रिपल्स बनते हैं। वैसे ही जैसे पत्थर के गिरने के बाद आसपास पानी में रिपल्स बन जाते हैं, तो ये इफेक्ट की बात कर रही हूं मैं, वैसे ही किसी पेड़ के गिरने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है, तो रिपल का मतलब है इफेक्ट यहां पर, ठीक है। इज द पोएट टेकन द मेटाफोर ऑफ द ग्रेट पीपल, यस बेटा। मैम व्हेन विल यू स्टार्ट लास्ट लेसन स्टोरी, बेटा करेंगे बेटा, पहले खत्म तो करने दो। फिर पोल ग्लिच हो रहा है, ठीक है, एक स्टैंजा फ्रेंच में एक्सप्लेन कर दो। अच्छा जी, थैंक यू रिदिमा जी। मेटामॉर्फिकल नहीं है बेटा, ये मेटाफोरिकल है त्रिशा। मेटाफोरिकल का मतलब होता है सिंबॉलिकली जब हम किसी चीज को यूज करते हैं, जैसे कि पेड़ यहां पर मेटाफर है ह्यूमन बींग्स का, नहीं, जो ग्रेट ट्री है यहां पर मेटाफर है। यहां पर डाउट वाले का मैं एक बार बना ही देती हूं डिब्बा, ठीक है, बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है भैया बच्चों के लिए। हाँ जी, तो मेटामॉर्फिकल नहीं है बेटा, ये मेटाफोरिकल है, और तुमको मेटाफर पता होना चाहिए, मजाक की बात नहीं है बेटा। मेटाफर का मतलब क्या होता है, मेटाफर का मतलब होता है बेटा जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यहां कंपैरिजन किसका चल रहा है, जो ग्रेट ट्री है, हम लोग ग्रेट ट्री जो है वो मेटाफर है, सिंबल है किसका, ग्रेट पीपल का। पीपल्स नहीं होता बेटा, पीपल होता है, एक बच्चों ने पीपल्स लिखा हुआ था, पीपल वैसे ही प्लूरल है, पीपल का मतलब होता है लोग, ठीक है। ग्रेट ट्री यानी कि ग्रेट पीपल, ग्रेट पीपल की बात हो रही है यहां पे मेरे बच्चे। प्लीज टेल हाउ टू राइट स्टोरी लाइन ऑफ एनी स्टोरी, बेटा हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। फिरोशियस का मतलब क्या होता है, फिरोशियस यानी कि एक तरह से खूंखार, फिरोशियस का मतलब होता है खूंखार, फिरोशियस का मतलब होता है खूंखार, ठीक है, ओके। चलो ध्यान से सुना करो बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलती हूं, लिख लिया करो, जब मैं बोलती हूँ नोट्स बनाना, नोट्स बना लो। तो अभी मैं वीडियो कॉल करूंगी ना किसी को भी, किसी के हाथ में मुझे कॉपी पेन नहीं नजर आएगा, तो बेटा कॉपी पेन जो है वो रखा करो अपने हाथ में, ठीक है। And when great souls die after a period, peace blooms slowly and always, irregularly. ये सभी बच्चे नोटिस कर सकते होंगे, जैसे एक बच्चे ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया है, तो उसके बाद क्या हुआ बेटा इवेंचुअली। हाँ बेटा, ये पढ़ाने के बाद बेटा बहुत सारे पोल करूंगी। शांति शांति शांति, थोड़ा शांति का दान दे दो बेटा। हाँ जी, चलिए भाई, जब ग्रेट सोल्स की डेथ होती है आफ्टर अ पीरियड, पीस ब्लूम्स, ठीक है, पीस ब्लूम करता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम लोग यहां देखेंगे कि धीरे धीरे और हमेशा, ठीक है, हमेशा, ऑलवेज, ये क्या बता रहा है बेटा, श्योरिटी, श्योरिटी दे रहा है ये, श्योरिटी यानी कि पक्का कह रहा है, श्योरिटी, सर्टेनिटी, ये सर्टेनिटी को बताता है कि हाँ जी ऐसा होगा ही, सर्टेन है ये बात, सर्टेनिटी है इस बात की, ये बात एकदम सर्टेन है कि पक्का पक्का होगा ही ऐसा कि पीस जो है वो ब्लूम करेगा, एक दिन जो है आपको शांति मिलेगी। इरेगुलरली, इरेगुलरली जरूरी नहीं है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, लेकिन हाँ डेथ के बाद आपको शांति मिल जाती है। शांति का मतलब कि मतलब आपके दिमाग को शांति मिल जाती है, आपके दिमाग को ये रियलाइज हो जाता है, पीसफुल हो जाता है आपका दिमाग, आपका दिमाग जो है ये सीख लेता है कि हाँ हमें उनके बिना कैसे रहना है। स्पेसेस फिल विद अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन, हमारी जो स्पेसेस हैं, जो हमारे आसपास के स्पेसेस हैं, यानी कि स्पेसेस का मतलब है यहां पर वॉइड्स हैं, ठीक है, वॉइड्स हैं,
वो भर जाते हैं। कैसे भर जाते हैं? एक सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन से, ठीक है, सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन से, यानी कि फिलिंग द वॉइड, इसका आप लिख लो, फिलिंग द void with comforting and healing energy। यानी कि धीरे धीरे जब आपको शांति मिलने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे आप उनकी सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को याद करते हो, आपके जो वॉइड्स हैं, वॉइड का मतलब होता है स्पेसेस हैं, स्पेसेस भरना शुरू हो जाती है कंफर्टिंग और हीलिंग एनर्जी से भर जाती है। तो किसी की डेथ के बाद क्या होता है? ये ट्रैजेक्टरी है, पहले हमें रियलाइजेशन होता है कि वो पर्सन जा चुका है, और धीरे धीरे जो है हम लोग उस पेन के साथ डील करना सीख जाते हैं, और पेन के साथ डील करने के बाद जो कंफर्टिंग और हीलिंग एनर्जी है वो हमारी बॉडी में भर जाती है। और ये पक्की बात है कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा 100% है कि हमें हीलिंग भी मिलेगी, हम लोग कंफर्ट भी होंगे, हमें ये बात जो है वो धीरे धीरे समझ में आ जाती है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, हम our senses regain, our senses restored, never to be the same, whisper to us they existed, we can be and be better for they existed। ध्यान से इस लाइन को देखोगे बेटा, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया तो मैं आपको आगे बताऊंगी। ध्यान से इस लाइन को समझो, फिर मैं आपको समझाती हूं। ठीक है, हमारे सेंसेस जो है वो रिस्टोर हो जाते हैं। रिस्टोर का मतलब है कि वी रीगेन आवर सेंसेस। ठीक है, एक तरह से मैं यहां लिख सकती हूं, वी रीगेन आवर सेंसेस। हम लोग धीरे धीरे अपने सेंसेस में वापस आ जाते हैं, धीरे धीरे जो है हम लोग अपने डेली रूटीन को फॉलो करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे दिमाग में कुछ है जो हमें कहने लगता है कि हाँ भाई वो एग्जिस्ट किया करता था, वो पर्सन हमारी लाइफ में था। ठीक है, वी स्टार्ट एक्नॉलेजिंग द पर्सन, हम लोग एक्नॉलेज करने लगते हैं, एक्नॉलेज, वी एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्सन। ठीक है, हम लोग एक्नॉलेज करने लगते हैं कि वो पर्सन हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता था और उसकी एग्जिस्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो उनकी एग्जिस्टेंस और उनकी इंपॉर्टेंस को हम लोग रेलिवेंस भी कह सकते हैं कि हाँ भाई वो हमारी लाइफ में था और वो हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता था, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारी लाइफ के लिए। थोड़ा सा और लिखना है तो अरे यार, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे एग्जिस्टेड का मतलब क्या है, एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस। हम लोग ये बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ यार वो एटलीस्ट थे तो हमारी लाइफ में। ठीक है, हमें इस बात का एहसास होने लगता है, हमारे दिमाग में ये बात आने लगती है कि हाँ वो पर्सन कभी तो था हमारी लाइफ में। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग बेटर हो जाएंगे, वी कैन बी, हम लोग हो सकते हैं, हम लोग और बेटर हो सकते हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट करते थे। ये बात तो बहुत बढ़िया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली थी कि हम लोग जो है एक तरह से अपने आप को कंसोल करते हैं कि उनके लिए हम और भी बेटर बन के दिखाएंगे क्योंकि वो थे हमारी लाइफ में। जैसे दादाजी हैं, दादी जी हैं, तो हम अपने दादाजी की तरह बनेंगे, हम अपनी दादी जी की तरह बनेंगे क्योंकि वो हमारी लाइफ में थे, वो बहुत अच्छे थे और हमें उन्हीं की तरह जो है वो बनना है क्योंकि उनकी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी और हमें उनके लिए ही उनके जैसा जो है वो बनना है। एनकरेज करते हैं हम अपने आप को। ठीक है, वी आर एनकरेजिंग आवरसेल्व्स, स्ट्राइविंग टू बिकम बेटर इंडिविजुअल्स, ऑनरिंग देयर मेमोरी एंड लेगेसी। ठीक है भाई, हम लोग क्या करते हैं, वी स्ट्राइव टू बिकम बेटर। ठीक है, वी स्ट्राइव टू बिकम बेटर। हम लोग मेहनत करेंगे कि हम लोग जो हैं वो बेटर होंगे। हम लोग जो है ऑनर करते हैं उन्हें,
ठीक है, हम उन्हें इज्जत बख्शते हैं कि हाँ हम उनके जैसे बनेंगे, हम बिल्कुल उनके जैसे बनेंगे, हम उनके ही जैसे काम करेंगे। हम लोग जो है एक तरह से अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को एक तरह से एनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक और शब्द लिख सकते हो, एनकरेज कर सकते हो तुम अपने आप को। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, जो आप वर्ड यूज करना चाहो उसे आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। अब मैं जरा तुम्हें बता देती हूँ कैसे ट्रैजेक्टरी फॉलो हुई। तो हमने देखा पहले कि हमें दुख हो रहा है, दुख होने के बाद जो है हमें एहसास हो रहा है कि हाँ वो पर्सन अच्छा अब जा चुका है। जाने के बाद करना क्या है, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग एक डार्क केव में, कोल्ड केव में जो है वो घूम रहे हैं। लेकिन हाँ फिर धीरे धीरे जो है हमें श्योरिटी मिलती है, सर्टेनिटी मिलती है। ठीक है, हमें सर्टेनिटी मिलती है, हमें श्योरिटी मिलती है कि, ठीक है, सर्टेनिटी मिलती है, हमें श्योरिटी मिलती है कि हाँ ऐसा होगा ही, हमें इरेगुलरली होगा। ठीक है, इरेगुलरली होगा, जरूरी नहीं है कोई जल्दी हील कर जाता है, कोई धीरे हील करता है, सबकी अपनी हीलिंग टेंडेंसी होती है। ठीक है, सबकी अपनी हीलिंग टेंडेंसी होती है। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो बहुत स्ट्रांग होता है वो जल्दी जल्दी हील कर जाता है, जो नहीं होता वो थोड़ा टाइम लगाता है। लेकिन हाँ हील तो हम लोग होंगे ही। और कैसे होंगे, वी फिल द वॉइड्स विद कंफर्टिंग एंड हीलिंग एनर्जी। हम लोग धीरे धीरे स्पेसेस को फिल करना शुरू कर देते हैं, फिर हम लोग रीगेन करते हैं अपने सेंसेस को, एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ वो हमारी लाइफ में थे और इतने महान थे कि हम लोग उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। We strive to become better individuals. We strive to become better individuals. हम लोग उन्हें ऑनर करने के लिए खुद को एनकरेज करते हैं that we will be like them. बेटर इंडिविजुअल बनने की कोशिश करते हैं। जैसे रतन टाटा की बात करूं मैं, तो रतन टाटा की जब डेथ हुई, तो रतन टाटा की डेथ के बाद सबने यही कहा कि हाँ हम उनके जैसे ही बनेंगे, हमें उनके जैसा बनना है। हम, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सारे लोगों का मैं आर्टिकल देख रही थी कि अगर हम कभी रिच बने तो हम उन्हीं की तरह रिच जो है वो बनेंगे, उन्हीं की तरह हम लोग पुअर पीपल की हेल्प करेंगे। वो कितने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे तो हम उनकी तरह फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो बनेंगे। ठीक है भाई, एंड कब करेंगे बेटा, बस जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो एंड कर दूंगी। अभी तो मैं थीम्स पे बात करनी है, समरी पे बात करनी है, एक दो पोल कर लेते हैं, फिर करते हैं बात। हाउ इज द लॉस ऑफ अ ग्रेट सोल डिपिक्टेड इन द पोम। तो द लॉस ऑफ अ ग्रेट सोल कैसे डिपिक्ट की गई है पोम में, एज अ नेचुरल अकरेंस लाइक अ ट्री फॉलिंग, एज अ कैटास्ट्रोफ लाइक अ फॉरेस्ट फायर, एज अ विक्ट्री लाइक विनिंग अ बैटल, या फिर एज अ डिजास्टर लाइक अ फ्लड। तो जो जल्दी बताओ बेटा किससे कंपेयर किया है। बहुत सिंपल सी बात है, ये तो पोम का नाम ही है, उसी की बात करें यहां पर। कोई बात नहीं बेटा, हाँ बेटा डाउट चेक करूंगी, 2 मिनट रुक जाओ, जरा खत्म करने दो, फिर उसके बाद डाउट चेक करेंगे। ठीक है, ओके। तो वेरी सिंपल, एज अ नेचुरल अकरेंस लाइक अ ट्री फॉलिंग, बिल्कुल उसे नेचुरल अकरेंस बोला गया, जैसे नेचुरली एक ट्री फॉल करता है, वैसे भी जो इंसान इस दुनिया में आया है वो जाएगा ही। तो 89, अभी भी 90% बच्चों का करेक्ट आंसर है। तो बिलाल, चंदन, गुंजन, सूर्यांश, बेंजीन कुमार, आर्यन, चंदन, मोहम्मद फहाद, आस्था, कृष्णा झा, क्या है भैया ये? अभी भी इतने 10% बच्चों का गलत आंसर क्यों है भाई? फॉरेस्ट फायर की कहीं बात हुई है, बैटल की कहीं बात करी है, फ्लड की कहीं बात करी है, पेड़ गिरने की तो बात करी है, यही तो मेटाफर है यहाँ पे। झल्ले बच्चे गलत करते रहते हैं। दूसरा, विच थीम इज एक्सप्लोर्ड इन द लाइन्स बिलो, कौन सी थीम यहां पर एक्सप्लोर हुई है बेटा, ध्यान से सोचो, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगी। Our memory suddenly sharpened examines gnaws on kind words unsaid। ठीक है, तो हमारा क्या है बेटा, हमारी मेमोरी एकदम से शार्प हो जाती है, एग्जामिन करती है। नॉज, एक तरह से नॉज का मतलब होता है रिमाइंड्स अस। ठीक है, कंटिन्यूअसली रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाती है कि हाँ जो शब्द हमने नहीं कहे थे वो हमें उन्हें कहने चाहिए थे। तो ये डेथ एंड लॉस बताता है, ग्रीफ एंड मोर्निंग, इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी, हीलिंग एंड रिन्यूअल। किसकी बात होती है यहाँ पे, जल्दी बताओ भाई।
जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे प्यारे प्यारे। मैम एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछते हैं तो क्या हमें लिटरल मीनिंग लिखना है? हाँ बेटा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और लिटरल मीनिंग ही आपको जो है वो पूछा जाएगा। बेटा सीता तुम्हें क्या करना है, तुमको सिर्फ सुनना है, थकी हुई हो ध्यान से सुनते रहो सुनते रहो। मैं तो बेटा आज ये चैप्टर फिनिश करके जाऊंगी, मुझे थीम्स पे भी बात करनी है, पोएटिक डिवाइसेस में मैं पढ़ाऊंगी ही आपको। तो यहाँ मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ। यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ग्रीफ एंड मोर्निंग। अभी हम लोग ग्रीफ, अभी हम लोग शोक मना रहे हैं, हम लोग मौन कर रहे हैं, तो ये हमें रिग्रेट के बारे में बताते हैं। अभी हम लोग रिग्रेट कर रहे हैं, अभी हम लोग को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, ठीक है। डेथ एंड लॉस जो है वो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ बताता है। डेथ एंड लॉस जो एक्नॉलेजमेंट वाली बात थी, उसमें वो 2 पैराग्राफ्स आएंगे। वो रिकॉइल वाला पैराग्राफ स्मॉल थिंग्स के साथ क्या होता है और बड़ी बड़ी थिंग्स के साथ क्या होता है। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ पे हम लोग आते हैं, जब हम लोग ट्रांजिशन करते हैं मेटाफोरिकल से ह्यूमन फॉर्म में, तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई हमें उन्हें बहुत कुछ कहना था लेकिन अपन नहीं कह पाए। तो ये ग्रीफ चल रहा है अभी। इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी की बात तो बेटा एंड में करी है हमने, हीलिंग और रिन्यूअल की बात भी हमने एंड में करी है कि हाँ भाई अब हम लोगों को स्पेसेस को हम लोग फिल कर रहे हैं और हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं ऑन वी विल बी बेटर, ठीक है। तो ये सी और डी नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने बच्चों ने दिमाग लगाया है करेक्ट। तो चलो फिर भी मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट आंसर है, ये मुझे खुशी है। फिर भी तो 40% बच्चों का करेक्ट आंसर बेटा हीलिंग एंड रिन्यूअल नहीं है। हीलिंग एंड रिन्यूअल बेटा लास्ट स्टैंजा में है, ठीक है, सेकेंड लास्ट स्टैंजा, ठीक है, सेकेंड लास्ट स्टैंजा में ये देखने को मिलता है हमें, ठीक है, सेकेंड लास्ट स्टैंजा में हमें ये देखने को मिलता है। और ये जो इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी है ये बेटा लास्ट स्टैंजा में, लास्ट की जो लाइंस है ना बेटा, उसमें अपन को देखने को मिलता है। तो समझ लो बेटा बात को, ठीक है। तो गुंजन है समझदार बच्ची, आयुष, अभिषेक, शेरलॉक, मोहम्मद फहाद, इशनीत, प्रियल, अनुश्री, खुशी और बिंदा। वेरी गुड बेटा। हाउ इज द इमर्जेंस ऑफ पीस पोर्ट्रेट इन द पोम फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ ग्रेट सोल्स? तो बेटा पीस कैसे पोर्ट्रे किया गया है, पीस कैसे फॉलो होता है, किसी की डेथ के बाद पीस कैसे आता है, फटाफट से आ जाता है, धीरे धीरे आता है, पीस कैसे आता है, क्विकली एंड यूनिफॉर्मली, एकदम फटाफट से हो जाता है, यूनिफॉर्मली होता है, सबको सही सही मतलब सब एक साथ हील हो जाते हैं। स्लोली और रेगुलरली हो, इरेगुलरली आता है, इंस्टेंटली एकदम फटाफट आ जाता है और इवनली आता है, रैपिडली आता है और कियोटिकली आता है। तो कैसे आता है जल्दी से बताओ। बहुत ही 2 शब्द ऐसे दिए हुए हैं जो कि पोम में यूज किए हैं बेटा। किसी ने ब्रेकिंग बैड देखी है? हाँ नरूटो मैंने देखी है बेटा, ब्रेकिंग बैड देखा है मैंने बेटर कॉल सॉल भी देखा है। उसका जो एक तरह से क्या है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, जो से पहले आया था प्रीक्वल, उसका प्रीक्वल भी देखा है। बताओ भाई क्या डिस्कशन करनी है ब्रेकिंग बैड के बारे में, बता दे मुझे भी। नारुतो बता दे बेटा। हाँ दिस चैप्टर वॉज देयर इन 1 शॉट। हाँ ये जो मैंने आपको करवाया था बिल्कुल, लेकिन अभी ये थोड़ा और डिटेल में अपन लोग पढ़ रहे हैं। स्लोली एंड इरेगुलरली, स्लोली आता है, इरेगुलरली आता है। इरेगुलरली का मतलब समझ गए ना, सबकी अपनी अपनी पेस होती है, कोई बहुत जल्दी हील कर जाता है, कोई बहुत धीरे धीरे हील करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अरे मेरे बच्चे 90% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। बिलाल, वर्षित, बेंजीन, कृष, गुंजन, कार्तिकेय, मोहम्मद फहाद, आयुष, आस्था एंड देवेश। वेरी गुड। अब चलो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बातें तो करेंगे। ये बेटा समरी है, इसे तुम लोग रीड कर लेना, मैं बता देती हूं, इसको आपको रीड करना है। दिस इज फॉर योर ओन रीडिंग। जो भी मैंने अभी बातें कही हैं वो इसको अच्छे तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। मैं अभी पढ़कर नहीं सुनाऊंगी क्योंकि हम थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं, तो ये वैसे भी आपके अपने इंडिविजुअल रीडिंग के लिए है। समरी बहुत शॉर्टन्ड समरी है ये,
थ्रू आउट जो भी हमने कहा है कि कैसे हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पहले लॉस होता है, लॉस के बाद रियलाइजेशन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद रियलाइजेशन के बाद जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को पिकअप करते हैं, ठीक है, स्टैंड अप करते हैं और इवेंचुअली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो भैया अब बात कर लेते हैं थीम्स के ऊपर। थीम्स क्या है बेटा, यहां पे डेथ एंड लॉस, ठीक है, थीम है यहां पर डेथ एंड लॉस, ठीक है, डेथ एंड लॉस। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम इज द डेथ ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल फिगर, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स की डेथ हो जाती है, रिप्रेजेंटिंग मेटाफोरिकली एज अ फॉलोइंग ऑफ ग्रेट ट्रीज, जिसे कि मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया गया है। मेटाफोरिकली का मतलब यहां पे लिख देती हूं मैं, मेटाफोरिकली का मतलब है कंपैरेटिवली, जिसका कंपैरिजन किससे किया गया है, बड़े बड़े पेड़ों के गिरने के साथ उसका कंपैरिजन किया गया है। जैसे बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं तो वैसे ही बड़े बड़े लोग मरते हैं। एंजेलो delves into the profound sense of loss that accompanies such deaths, exploring the widespread impact and deep sense of grief that follows। तो क्या होता है बेटा, ऐसी डेथ के बाद वो एक्सप्लोर करती है वाइडस्प्रेड इंपैक्ट। कितना वाइडस्प्रेड इंपैक्ट होता है, वही रतन टाटा की हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी डेथ का कितना वाइडस्प्रेड इंपैक्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने उनके लिए स्टोरी ना लगाई हो, स्टेटस ना लगाया हो, जो उनकी डेथ से दुखी ना हुआ हो। किसी भी पर्सन, हम लोग XYZ बहुत सारे लोगों की हमने डेथ देखी है, लेकिन उसके बाद इतना प्रोफाउंड इंपैक्ट होना कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उनके बारे में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर आ रहा है। अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई उनके बारे में बुराई कर रहा है, कोई उनके बारे में उनकी किसी फ्रॉड की बात कर रहा है, नहीं, कोई नहीं, सब उनकी तारीफ ही कर रहे हैं, हर कोई पर्सन, इनफैक्ट उनके कॉम्पिटिटर्स भी, ठीक है। ग्रीफ एंड मोर्निंग, यहां बेटा मैं क्लास को खत्म करूंगी, पहले ही बता देती हूं, ये चैप्टर मैं फिनिश करूंगी। अभी थीम्स है, पोएटिक डिवाइस है, 10 मिनट थोड़ा सा हम लोग फालतू पढ़ेंगे आज और आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। पोएटिक डिवाइसेस है, बहुत जरूरी है, तो जो बच्चा रुकना चाहे रुक सकता है, जो जाना चाहे वो मत रुकना, जाना मत, ठीक है, रुक जाओ अभी। ग्रीफ एंड मोर्निंग क्लोज रिलेटेड टू द थीम ऑफ डेथ एंड लॉस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रीफ एंड मोर्निंग। ग्रीफ एंड मोर्निंग होती है भाई, मैंने आपको बताया था। ग्रीफ में क्या होता है, द पोम आर्टिकुलेट्स अ प्रोफाउंड सैडनेस। हम लोग प्रोफाउंड सैडनेस की बात करते हैं, हमारे अंदर कितनी कंफ्यूजन है, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग खो गए हैं किसी डार्क कोल्ड केव में। फिर आता है रिग्रेट, मैंने बताया था ना, रिग्रेट आता है, द वर्ड्स अनसेड, द प्रॉमिस्ड वॉक्स नेवर टेकन, ठीक है। रिग्रेट क्या है, द वर्ड्स अनसेड, वर्ड्स अनसेड, प्रॉमिस्ड वॉक्स नेवर टेकन, कि हमने उन्हें बड़े सारे प्रॉमिसेस किए थे लेकिन वो हमने पूरे नहीं किए, ओके। दैट ऑफन सर्फेसेस इन द वेक ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस, जो कि ऑफन सरफेस हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। सरफेस का मतलब सरफेस पर आ जाते हैं, सरफेस लेवल पर हमें वो यादें आ जाती है कि अरे ये भी करना था, वो भी करना था, कुछ भी नहीं किया। एज वेल एज अ डिसओरिएंटेशन एंड फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, डिसओरिएंटेशन हो जाती है, ठीक है, हम लोग डिसओरिएंटेट हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमें एम्प्टीनेस की फीलिंग आने लगती है, हमें हर्टफुल क्लैरिटी होती है, हमें ये लगता है कि अरे हमने ये तो नहीं किया, और हमें बहुत ज्यादा मोर्निंग हम लोग करते हैं। इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी, फिर उसके बाद भाई इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी की बात होती है। द मेटाफर ऑफ ग्रेट ट्रीज एंड ग्रेट सोल हाइलाइट्स द substantial impact and influence of significant figures on those around them, ठीक है। जो सब्सटैंशियल इंपैक्ट होता है, इतना ज्यादा इंपैक्ट जो उन लोगों का होता है, इन्फ्लुएंस होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे आसपास के लोगों पर, हमें पता चलता है कि दीज इंडिविजुअल शेप आवर रियलिटी, ये इंडिविजुअल शेप करते थे हमारी रियलिटी को। आर रियलिटी इज बाउंड टू देम, ये लाइन है ना, आर रियलिटी इज बाउंड टू देम। हमारी जो रियलिटी थी, जो उनसे बाउंड थी, अब वो श्रिंक हो गई है, ठीक है। हमारी सोल को उनसे नरिशमेंट मिलती थी। एक और वर्ड यहां पर हमने यूज किया था, नर्चर, वो हमें उनसे नरिशमेंट मिलती थी, ठीक है। तो सेंस ऑफ सेफ्टी जो हमें उनके साथ महसूस होती थी, जो उन्होंने हमें गाइडेंस दी, जैसे कि ग्रेट ट्री है, एक बड़ा पेड़ जो है वो कितने सारे लोगों को आशियाना देता है। कोई छोटे छोटे बर्ड्स उसके ऊपर अपना नेस्ट बनाते हैं, मंकीज उस पर रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं, अलग अलग जो है एनिमल्स वहां पर रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं वहां पर। तो जब एक बड़ा सा पेड़ गिर जाएगा तो उन सबका घर जो है वो लुट जाता है एक तरह से। तो वैसे ही बड़े पर्सन के जाने के बाद भी हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। हीलिंग एंड रिन्यूअल,
फिर बात करते हैं हम हीलिंग की, जो कि बहुत जरूरी है। डिस्पाइट द ग्रीफ एंड लॉस, द पोम ऑल्सो एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ हीलिंग एंड रिन्यूअल। हील और रिन्यूअल होता है, पॉजिटिव बात है कि स्लोली और इरेगुलरली पीस ब्लूम करता है, स्पेसेस फिल होती है, वॉइड्स फिल होते हैं विद सूदिंग वाइब्रेशंस। सूदिंग वाइब्रेशंस हमें कंफर्ट मिलता है, द रिन्यूड सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। फिर हमें एहसास होता है कि नहीं, अरे हम तो यहाँ है ना, वो तो एग्जिस्ट करते थे, इतना महान इंसान हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता था। दिस थीम हाईलाइट्स द रेजिलेंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। ह्यूमन स्पिरिट कितनी रेजिलेंट है। रेजिलेंट का मतलब होता है कि कितनी ज्यादा पॉजिटिव है। हम काम करते जाते हैं, हमारे साथ सब कुछ गलत होता जा रहा है, फिर भी हम चल रहे हैं, कर रहे हैं। हम लोगों के सामने कितनी भी एट्रोसिटीज क्यों ना आ जाए, जैसे कि मैंने आपको बोला, किसी की डेथ के बाद हम लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जिनके दादाजी चले जाते हैं, या फिर किसी के भी दादाजी चले जाते हैं, तो आपने देखा होगा, मेरे दादाजी ऐसे करते थे, मेरी दादी ऐसे किया करती थी, वो ना ऐसे करते थे, वो ना ऐसे करते थे, वो बहुत अच्छे थे। तो हमेशा उनकी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। ठीक है भाई, तो ये ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो है वो बात करते हैं। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम थीम आता है क्या पेपर में, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसलिए थीम को पढ़ना बहुत जरूरी है। लास्ट में है भाई थीम मेमोरी एंड एक्नॉलेजमेंट। हम मेमोरी और एक्नॉलेजमेंट जब हम कहते हैं दे एग्जिस्टेड, मैंने ये लिखवाया भी है आपको, वो एक्नॉलेजमेंट है, हाँ वो एग्जिस्ट करते थे। तो ये इंपॉर्टेंस बताते हैं उनके एक्नॉलेजमेंट के बारे में, उनकी क्या सिग्निफिकेंस थी। दिस थीम अंडरस्कोर्स द पावर ऑफ मेमोरी। हमारी मेमोरी हमेशा रहती है, हमारी मेमोरी हमेशा उन्हें याद करती है, उनकी इंपॉर्टेंस को याद करती है, हम उन्हें ऑनर करते हैं, हम उन्हें याद करते हैं बार बार। कहते हैं कि जो मर चुके होते हैं उन्हें हम बार बार याद करते हैं, वो ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे। मेरी दादी की डेथ को आई गेस अभी 12-13 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी मैं उनकी बातें करती रहती हूँ कि मेरी दादी ऐसे करती थी, ठीक है, वो हमें ऐसे कहानी सुनाती थी, वो बहुत अच्छी थी, वो रोज मंदिर जाती थी, और जब तक वो पूजा नहीं करती थी तब तक वो कुछ खाती नहीं थी। तो इस तरह की बातें जो है हम लोग लोगों को सुनाते रहते हैं, हमारी आदत हो जाती है। कितने साल हो गए उनकी डेथ को, तो लोग कहेंगे अरे तुम अभी तक भूले नहीं। मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि इतने साल बाद भी हम उनकी बातें कर रहे हैं, इतने साल बाद भी उनका इंपैक्ट हमारी लाइफ में है। क्यों? क्योंकि वो थे ही ऐसे कि उनका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी लाइफ में है। ठीक है, जैसे नेल्सन मंडेला की बात करते हैं हम लोग, बहुत बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं कि उनका प्रोफाउंड इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। पोएटिक डिवाइस कर लेते हैं बेटा, बहुत जरूरी है पोएटिक डिवाइस। जो बच्चे भागना चाह रहे हैं मत भागो, पोएटिक डिवाइस बहुत जरूरी है। एक्सटेंडेड मेटाफर बहुत जल्दी बताऊंगी क्योंकि बहुत सिंपल है। एक्सटेंडेड मेटाफर है। एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब क्या होता है? मेटाफर का मतलब होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटी ऑफ टू थिंग्स सीन थ्रू आउट अ पोम। बार बार हमने यहां पर ट्रीज वर्ड का यूज करा है। ट्रीज, यहां पर ट्रीज किसका मेटाफर है? मैन का। और ग्रेट ट्री का मतलब हो गया ग्रेट मैन। ठीक है, ट्री यानी कि मैन, यहां पर ट्री का मतलब है मैन, तो ये मेटाफर हो गया। ठीक है भैया। फिर एंजाममेंट है व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन। कई बार यहां बेटा एंजाममेंट देखने को मिला है। एक एग्जांपल दूंगी, बाकी तुम खुद समझते रहना। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम लोग देखते हैं एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीस ब्लूम्स। ठीक है, यहां पर कॉमा लगा है, यहां पे भी कॉमा लगा है, तो पंक्चुएशन मार्क है, यहां पे एंजाममेंट नहीं है। स्लोली एंड ऑलवेज, यहां पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है। फिर यहां फुल स्टॉप आ रहा है लेकिन यहां पर नहीं है। स्पेसेस फिल, एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। विद अ काइंड ऑफ, क्या? तो यहां पर एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन पर अपन लोग जंप करें विदाउट द यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। सो दिस इज माई डार्लिंग्स कॉल्ड एंजाममेंट। इसे अपन लोग एंजाममेंट कहते हैं। जब एक लाइन से दूसरी लाइन पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं विदाउट द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए बोलते हैं कि हम बात को कह रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली हम लोग बात को कह रहे हैं थ्रू आउट द लाइन्स। फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो सभी को ही पता होगा, रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स। जब कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है वर्ड के स्टार्टिंग में, मैंने यहां पर हाईलाइट कर रखा है, ब्रीथ ब्रीफली, ठीक है, मच मैडन म, ब्रीथ ब्रीफली में ब, मच मैडन में म। फिर है जी रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज रिपीट होती है, सिंपल बात है रिपीटिशन।
रिपीटेड यूज ऑफ अ सेंटेंस और अ वर्ड टू एम्फेसाइज, किस लिए? किसी चीज पर जोर डालने के लिए, ठीक है, जोर डालने के लिए, किसी भी चीज पर जोर डालने के लिए जब हम बार बार किसी लाइन को रिपीट करते हैं तो यहां बार बार रिपीट हो रहा है, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, दे एग्जिस्टेड, बी एंड बी, तो ये बार बार ये लाइन रिपीट हो रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग रेपिटेशन कहेंगे, ठीक है बच्चा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं ताकि हम उसे इन्फ्लुएंस, इसके ऊपर एम्फेसाइज कर सके। एंड में है जी इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है? इमेजरी, एंजेलो एम्प्लॉयज विविड इमेजरी टू इवोक द रीडर्स सेंसेस। इमेजरी इज द पोएटिक डिवाइस दैट इवोक्स द सेंसेस ऑफ द रीडर्स, ठीक है, टू when the writer uses your five senses to create an image in your mind. इमेजरी नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, जब आपके दिमाग में राइटर कोई इमेज बनाना चाह रहा हो, तो यहां पर राइटर ने हमारे दिमाग में एक विविड इमेज बनाई है। किस चीज की बनाई है? यहां पर वो बात करता है टॉल ग्रासेस की, एलिफेंट्स की, कि एलिफेंट्स भाग रहे हैं, वो पेंट कर रहे हैं एक विविड पिक्चर को हमारे दिमाग में, तो हम लोग सोच पा रहे हैं अच्छा एलिफेंट्स को भागते हुए, शेरों को छुपते हुए, छोटे छोटे एनिमल्स को ऐसे करते हुए, तो मैंने तो यहां पर पिक्चर का यूज किया है। तो ये होता है जैसे एक पेंटर एक पिक्चर का यूज करता है आपके सामने एक पिक्चर बनाने के लिए, राइटर अपने वर्ड्स का यूज करता है ताकि वो आपके दिमाग में एक इमेज बना सके। और यहां माया एंजेलो को देखते हैं हम लोग थ्रू आउट द पोम। स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ्स में तो उन्होंने बहुत अच्छी इमेज बनाई है कि पेड़ गिरा, पेड़ गिरने के बाद एकदम से लायंस छिप गए, एलिफेंट्स इधर उधर भाग गए और छोटे छोटे एनिमल्स भी कहीं जाकर छिप गए, तो ये इमेजरी उन्होंने हमारे दिमाग में बनाई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिनिक दोष। ये थोड़ा सा पहली बार हो सकता है किसी ने सुना हो। सिनिक दोष का मतलब क्या होता है? दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल। ध्यान से पढ़ो, इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल। जब एक पार्ट से हम एक होल को रिप्रेजेंट करते हैं, here great trees and great souls stand for the entirety of influential figures or significant individual। जब हम लोग यहाँ great trees की बात करते हैं, great souls की बात करते हैं, तो हम किसी कुछ ही great souls या great trees की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस दुनिया के सभी इंफ्लुएंशियल फिगर्स की बात कर रहे हैं, सभी सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, और उनका जो हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ा है उसका एंटायरिटी में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने बार बार बोल रहे हैं ग्रेट ट्रीज, तो आपके मन में जैसे हम लोग रतन टाटा की बात कर रहे हैं, तो हमारे मन में आज सिर्फ रतन टाटा है जब हम लोग इस पोम को पढ़ते हैं, लेकिन यहां हम सिर्फ रतन टाटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन सभी इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जिनकी कुछ ना कुछ करने से हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ा है। वो नेल्सन मंडेला, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने भी किसी और कंट्री के फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन सबका इन्फ्लुएंस जो है वो हमारी लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये सारी की सारी चीजें। तो ये पोएटिक डिवाइसेस है, पोएटिक डिवाइसेस की जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं, आपके आरटीसी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इज अ टाइम फॉर पोएटिक डिवाइस। अच्छा, पोएटिक डिवाइस के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब अ रिस्टोर्ड सेंसेस आफ्टर ग्रेट सोल्स डाई? हमारी रिस्टोर्ड सेंसेस का क्या होता है? रीस्टोर्ड, बेटा अभी करवाऊंगी। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम का भी एग्जाम्पल बेटा बहुत अच्छा है। हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब अ रीस्टोर्ड सेंसेस आफ्टर ग्रेट सोल्स डाई? हमारे रीस्टोर्ड सेंसेस का क्या होता है? हमारे किसी पर्सन के मरने के बाद मैडन्ड, नेवर टू बी द सेम, वाइजन्ड या शडरिंग। क्या वर्ड यूज किया है बेटा? रीस्टोर्ड सेंसेस। सेंसेस क्या करते हैं? वाइजन्ड हो जाते हैं, शडर हो जाते हैं, नेवर टू बी द सेम या फिर मैडन्ड हो जाते हैं। जल्दी बताओ। छुट्टी मिलेगी बेटा, 2 बस कर ले पोएटिक डिवाइस, उसके बाद तेरी छुट्टी। मेरे को रोना आ रहा है। मैम, आपने जुजुत्सु काइजन नने में देखा है? थोड़ा सा देखा है, देखना है मैंने, अच्छे से समझना है उसको। जुजुत्सु काइजन, नारुतो देखा है मैंने थोड़ा सा। मैम टेक 1 hour मोर। क्यों, नेक्स्ट क्लास नहीं है क्या? कैंसिल हो गई है क्या?
हाँ आद्या बेटा, मैं देख रही हूँ तुम्हारे डाउट्स। नेक्स्ट क्लास कैंसिल हो गई तो बता दो, और 10 मिनट पढ़ा देती हूँ। वाइजेंट, वाइजेंट हो जाती है भाई, वाइजेंट, हमारी रीस्टोर्ड सेंसेस वाइजेंट हो जाती हैं। मैडेंड वर्ड यहां पर कभी नहीं यूज किया है, नेवर टू बी द सेम, वाइजेंट हो जाती है। सोल्स वाइजेंट, हमारी वाइजेंट हो जाती है, श्रिंक हो जाती हैं। तो चंदन, आस्था, वर्षित, शेरलॉक, अभिषेक, ईशु, दीक्षा, मिस खातून, ल्यूसिफर और शुभम चौरसिया ने करेक्ट आंसर दिया है। हमारी जो रीस्टोर्ड सेंसेस हैं मैडेंड हो जाती हैं, ठीक है, मैडेंड। ओके, अकॉर्डिंग टू द पोम, व्हाट विस्पर्स टू अस आफ्टर अ ग्रेट सोल्स डेथ? क्या विस्पर करता है? चलो यार ये सब हम लोग बाद में करेंगे, पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो। व्हाट इज द फ्रेज दे एग्जिस्टेड रिपीटेड इन द पोम? व्हाई इज द फ्रेज दे एग्जिस्टेड? दे एग्जिस्टेड, ये वाला फ्रेज क्यों रिपीट हुआ है भाई पोम में? To highlight the significance of great souls in our life, to emphasize the inevitability of death, to reflect the reality of loss and grieving, to underline the temporary nature of existence. तो they existed 2 बार ये लाइन यूज हुआ है, फ्रेज यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? ओहो, यस बेटा, ये वाले का आंसर जो है दोबारा करवा देती हूं मैं, ये वाला पोल जो है ना। To highlight the significance of great souls in our lives, to emphasize, yes, you are right beta. To highlight the significance of great souls in our life is the correct answer. 65% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। देवेश, श्रेया, श्रेयांश, अलीशा, बेंजीन, मोहम्मद फहाद, खुशी, मिस खातून, आशुतोष, प्रियल और भूपेंद्र। तो बेटा पहले वाला आंसर करेक्ट है। अच्छा, अभी एक बच्चे ने बोला ये वाला करेक्ट आंसर नहीं है, ये वाला करेक्ट आंसर नहीं है। कौन सा करेक्ट आंसर है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा से एक बार चांस दे रही हूं मैं आज आपको इसके लिए, ठीक है। सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, सी जो है करेक्ट आंसर नहीं है। कौन सा है ये नहीं बताऊंगी मैं, बहुत सारे बच्चों को पता है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, तो जल्दी से बता दो। फिर से एक बार इस पोल को करेंगे हम लोग, ठीक है, रीपोलिंग होगी। मैडेंड, नेवर टू बी द सेम, वाइजेंट या फिर शडरिंग। अब तो सभी को पता होगा करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। I knew it. Yes. सी तो कोई भी मत चूज कर लेना भाई, सी नहीं है करेक्ट आंसर। आर सोल, मैं बोल भी रही थी आर सोल्स श्रिंक एंड वाइजेंट, लेकिन हमारी सेंसेस के साथ क्या होता है? तो द करेक्ट आंसर इज नेवर टू बी द सेम, ठीक है। आर सेंसेस restored never to be the same, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अभी भी 43% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, इतना बड़ा हिंट देने के बाद भी। बिलाल, मोहम्मद फहाद, अदरीजा, औरबिंदा, आयशा, आशुतोष, दीक्षा, कुशाग्री, वैभव, अनिका। भाई लीडर बोर्ड देख लो, आस्था सैनी 8 आउट ऑफ 8, भाई ये बच्चे भी हैं जिनके 8 आउट ऑफ 8 आए हैं, वेरी गुड। आस्था सैनी, अभिनव, कुशाग्री, सृष्टि, तनिष्क, मोहम्मद फहाद, अदरीजा, औरबिंदा, शुभ, अनिका, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। डाउट्स देख लेते हैं एक बार। जो बच्चा जाना चाहता है बेटा जा सकता है, जिसके थोड़े से डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट्स के आंसर मैं थोड़े से दे देती हूं, जिनको जाना है वो जाइए। कॉमन का ही आंसर दूंगी भाई। मैम फिरोशियस का मतलब क्या होता है?
खूंखार। वैसे दी मैम एग्जाम टाइम में हेल्थ इश्यूज की वजह से खराब हो गया। फॉर इंग्लिश एनी टिप्स? मैम इंग्लिश के भी मार्क्स कम हैं। सिमी बेटा इंग्लिश के लिए यही टिप्स है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो ग्रामर है, राइटिंग स्किल्स है। बाय बेटा बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हाउ टू इंक्रीज नहीं होता, इंप्रूव योर वोकैबुलरी। हिमांशी जो भी कोई नया वर्ड सीखते हो उसे दिन यूज करो। आज आपने बहुत सारे नए वर्ड सीखे, उन्हें आप यूज करोगे अपनी वोकैबुलरी में। मैम अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है तो हमें लिटरल मीनिंग ही बताना है, बिल्कुल क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एनाफोरे, एनाफोरे का मतलब होता है बेटा, एनाफोरे का एग्जाम्पल दे देती हूं मैं। यहां पर एनाफोरे का एक एग्जाम्पल है पोएटिक डिवाइसेस में भी। किसने पूछा है? सुश्रुता। हाँ, तो जैसे मैं यहां एग्जाम्पल लिख ही देती हूं सुश्रुता, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं अगर यहां लिखूं व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, अगर ये लाइन एक साथ होती, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, ठीक है, व्हेन ग्रेट पीपल डाई। सोचो कि ये लाइंस एक साथ हैं, ठीक है, सोच लो कि अगर ये एक साथ होती लाइंस एक के बाद एक, व्हेन ग्रेट ट्री फॉल्स, व्हेन ग्रेट पीपल डाई। तो when a word or a phrase is repeated, when a word or a phrase is repeated in the beginning of consecutive lines, then that is called anaphore. जब कोई भी वर्ड या फिर फ्रेज रिपीट हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में, तो उसे एनाफोरे बोलते हैं। मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दो बेटा, ये जो पोल्स आएंगे बेटा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। मेटाफोर और एक्सटेंडेड मेटाफोर का मतलब होता है बेटा, ऋतिक ने ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ऋतिक। एक्सटेंडेड मेटाफोर का मतलब होता है यूज थ्रू आउट द पोम, जो थ्रू आउट द पोम यूज किया हो। मेटाफोर हो सकता है एक ही लाइन में यूज किया गया हो, एक्सटेंडेड मेटाफोर यानी कि दैट इज यूज्ड थ्रू आउट द पोम, पूरी पोम में बार बार उसे यूज किया गया है थ्रू आउट द पोम। तो पूरी पोम में ही ट्रीज का मतलब मैन है, ठीक है बच्चे। मैम एग्जाम आंसर्स में अप्रोक्सीमेटली कितनी लाइन लिखनी होगी बेटा, ये डिपेंड करता है कैसा आपका आंसर है। 3 लाइंस का आंसर है तो 5-6 लाइंस तो लिखोगे। हाँ बेटा टाइम हो गया है, वीडियो कॉल बेटा जल्दी ही करेंगे, ठीक है। प्रोफाउंड यानी कि बहुत ज्यादा, ठीक है। डेथ इज द ओनली ट्रूथ, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्प्लिकेटेड है, पोल्स बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, होमवर्क भी दे रही हो, होमवर्क भी कॉम्प्लिकेटेड है और डीपीपी भी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छे से करना क्योंकि ये पोम थोड़ी सी लगने में सिंपल है, देखने में, ठीक है बच्चों। क्लास को एंड करते हैं जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दे रही हूँ, ये होमवर्क में आप लोग ट्राई करना क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी थी। नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई नहीं आया तो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।